हेलो एवरीवन। अब देखो आपके इरिगेशन के आईसीआर के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। जो क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं उनको देखते हैं। इन जनरल द मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स, अगर आप क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट देखोगे तो आपका होता है इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस एप्लीकेशन लॉसेस, दैट इज एएल, प्लस द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द स्पेशल नीड्स के लिए। तो जो मेजर कंट्रीब्यूट करता है ना वो आपका इवेपोट्रांसपिरेशन करता है, मतलब ये दोनों आपके बहुत कम होते हैं। इट्स हार्डली कंट्रीब्यूट टू वेरी फ्यू परसेंट। द मेन फैक्टर इज द इवेपोट्रांसपिरेशन। तो आपको हो जाएगा बी, द इवेपोट्रांसपिरेशन इज दिस, दैट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि जितना वो इवेपोट्रांसपिरेशन करेंगे उतना ही हमें वाटर आपको अप्लाई करना है। दैट्स व्हाई इट्स द राइट आंसर। सेकंड वन, among the four distinct stage the seasonal crop, the maximum value of the crop coefficient, maximum value crop coefficient, the crop coefficient is the kc, the maximum value इसी कब होगी? kc यहाँ पे क्या होता है? it is the crop evapotranspiration divided by the reference evapotranspiration। या फिर यही बोल सकते हो कि आप अगर आप ETC को निकालोगे, it is the crop, ये आपका होता है ET नोट इंटू kc। ET नोट क्या है आपका? रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन। रेफरेंस आपका होता है एक टाइप की ग्रास के लिए जिसकी हाइट 0.12 मीटर होती है, एल्बेडो आपका 0.23 होता है, ये इसको बोलते थे अल्फा अल्फा ग्रास, ये ग्रीन ग्रास। अब क्रॉप कोफिशिएंट आपकी रेंज इसकी आपकी होती है 0.9 से 1.2, बट इट्स मैक्सिमम फॉर द मिड ग्रोइंग सीजन। मैंने आपको बताया भी था जो मिड सीजन होता है उसके लिए मैक्सिमम होता है। मतलब द केसी विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द सीजन, लाइक यू आर हैविंग दिस सीजन स्टेज, बट इट्स अ मैक्सिमम फॉर द मिड सीजन, राइट? तो सी द राइट आंसर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, इट्स काइंड ऑफ चाइल्डिश काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो आपका नया नया क्वेश्चन करते हैं। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर क्या होता है? 1 हेक्टेयर आपका होता है 10⁻⁴, सेंटीमीटर आपका होता है 10⁻⁻²। तो क्या हो जाएगा? 10⁻² मीटर क्यूब, दैट इज 100 मीटर क्यूब। तो चाइल्डिश क्वेश्चन है आपके, बहुत ही कम आपको ऐसे मिलेंगे। फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इरिगेशन। डिपार्टमेंट ऑफ द इरिगेशन क्या होता है? आपकी गवर्नमेंट एजेंसी है। क्या है? गवर्नमेंट एजेंसी। तो मैंने आपको बताया था क्या होता है आपकी ये कैनाल होती है, दैट इज योर मेन कैनाल। यहाँ पे आपका क्रॉस रेगुलेटर लगा होता है जो आपका हेड मेंटेन करेगा इस साइड पे। फिर ये कैनाल से आपकी होती है ऑफ टेकिंग कैनाल या फिर मेन कैनाल, ये आपकी पेरेंट कैनाल है, ठीक है। इसमें आपका मेन कैनाल में पानी है, यहाँ पे आपका क्या लगा होता है? डेट इज हेड रेगुलेटर, जो यहाँ पे सिल्ट वगैरह कंट्रोल करता है और हेड वगैरह को डायरेक्शन वगैरह कंट्रोल करता है, ठीक है। वैसे लगा होता है, खोलोगे तो पानी आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर ये मेन कैनाल है। मेन कैनाल के बाद क्या होगा? आपकी ब्रांच कैनाल होगी। ब्रांच कैनाल के बाद क्या होगा? मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। फिर क्या होगी? माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी होगी। यहां से लेके यहां तक हिस्सा गवर्नमेंट संभालती है। इट्स अंडर द कंट्रोल फ्रॉम दिस पेरेंट कैनाल टू माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी। आफ्टर दिस वी आर हैविंग अ वाटर कोर्स। यहाँ पे एक आउटलेट होता है, फिर यहाँ पे एक वाटर कोर्स होगा। ये वाटर कोर्स जो होता है इट इज मेंटेन बाय द फार्मर। क्या होता है? ये आपका फार्मर द्वारा मेंटेन होता है। यहाँ पे फिर इंडिविजुअल फार्मर के लैंड होंगे, ये फील्ड चैनल होते हैं। फील्ड चैनल से आपका पानी जो है फिर वाटर कोर्स से आपका यहाँ पर आता है। तो इन्होंने पूछा है विच इज नॉट मेंटेन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द इरिगेशन। तो डिस्ट्रीब्यूटरी तो होती है, तो ये आंसर नहीं होगा। आउटलेट, आउटलेट भी बोलोगे कि फार्मर ये गवर्नमेंट द्वारा ही मेंटेन होता है, लाइक क्योंकि आपका डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स के बीच में जहां से पानी आएगा वो आउटलेट है, ये आपका आउटलेट है फ्रॉम द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी एंड द वाटर कोर्स के बीच में। तो ये भी आपका नहीं रहेगा। फील्ड चैनल बोल सकते हो कि आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फील्ड चैनल जो है वाटर कोर्स के बाद के होते हैं। ये आपका वाटर कोर्स है। द फील्ड चैनल इज अ पाथ इन विच द वाटर फ्रॉम द वाटर कोर्स विल लैंड टू द इंडिविजुअल लैंड, जहां से फार्मर जो है अपने एक एक लैंड में पानी लेंगे फ्रॉम वाटर कोर्स। आप समझ रहे हो? माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी तक तो गवर्नमेंट, यहाँ पे जो आपका वाटर कोर्स है ये भी फार्मर द्वारा मेंटेन है, ये भी फार्मर द्वारा मेंटेन है। सब मेन ये भी नहीं, ये इसको भी सब मेन बोल देते हैं। मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में किसी एक को सब मेन बोल देते हैं, वो भी नहीं रहेगा। तो सी इज राइट आंसर दिस। मेन कैनाल का डिस्चार्ज रेट पूछा जाता है, ये आपका होता है 280 से। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मेन कैनाल का रहता है 280 से 425 मीटर क्यूब। ब्रांच कैनाल का रहता है 4 से 8.5। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी का आपका रहता है 0.5 से 5.5, 0.75 से 5.5, और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी का रहता है लेस देन 0.75। ये सब मीटर क्यूब में है। अगर आप लीटर में चेंज करोगे तो 750 लीटर पर सेकंड आ जाएगा। वाटर कोर्स का आपका रहता है 0.03 से 0.04, या 30 से 40 लीटर पर सेकंड, ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज अ नोट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही आ गया, दैट इज अ फील्ड चैनल, तो हो गया। सिस्टम ऑफ द लिवाइंग इरिगेशन चार्जेस इन इंडिया। हम जो इरिगेशन चार्जेस लगाते थे ना वो डिपेंड करता था। हमने देखो जो आपको वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था वो हमने स्टार्ट करा था बोराबंडी से। दैट्स व्हाई इट्स अ मेजर पावरफुल टूल। ये आपका डिपेंड करता था लैंड होल्डिंग पर, लैंड होल्डिंग पर,
और ये आपका था मेजर पावरफुल टूल था, क्योंकि सबसे पहले हम इक्विटी की बात कर रहे थे। मतलब वी विल हैविंग अ सिस्टम इन विच द वाटर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स अकॉर्डिंग टू अ रूल। एक रूल बनाएंगे, ऐसा नहीं है कि जो समृद्धि फार्मर है उसको ज्यादा मिल जाएगा। वी आर हैविंग अ वेल डिफाइंड रूल। रूल ये था कि जितना आपका लैंड होगा उतने टाइम तक आपको पानी मिलेगा। आप समझ रहे हो, उतना टाइम तक, जितनी बात जाहिर सी बात है, अगर टाइम ज्यादा मिलेगा तो पानी भी ज्यादा मिलेगा डिस्चार्ज। अगर मैं कोई पाइप छोड़ दूं आपके लिए, ज्यादा टाइम ज्यादा पानी मिलेगा, तो लैंड होल्डिंग पे डिपेंड था। एंड द चार्जेस आल्सो कवरिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो ये आपका मेन मेजर था। फिर आपका इससे प्रॉब्लम ये थी कि टेल एंड की प्रॉब्लम होती थी। फिर आपका शेष वाली सिस्टम आता है। इट बेस्ड ऑन द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रॉप। उन्होंने बोला कि अगर दो लैंड सेम है, मान लो 1 हेक्टेयर का है 2 हेक्टेयर का है, वारामंडी बोलता था कि 2 हेक्टेयर को ज्यादा पानी दे दो, और अगर दो लैंड है 1 हेक्टेयर का है 1 हेक्टेयर का है, तो दोनों को सेम पानी दे दो। वारामंडी बोलता है कि अगर दोनों का लैंड एरिया समान है तो दोनों को समान पानी मिलेगा। वाटर रिक्वायरमेंट ने कहा था कि अगर आपके दोनों लैंड के एरिया इक्वल भी हैं, but it depend upon the type of the crop that you want to grow, right? It can be wheat, it can be rice. तो हो सकता है कि कुछ क्रॉप को ज्यादा पानी लगे। so water requirement will be depend upon the type of the crop। ये ध्यान रखना। तो जो आपके चार्जेस लगाए जाते हैं, इट्स एनुअल चार्जेस पर हेक्टेयर ऑफ द इरिगेटेड एरिया। बहुत मेन है, अभी भी यही चलता है कि आपका एरिया कितना इरिगेट हुआ है उसकी वजह से चार्जेस, मेन सिस्टम था आपका चार्जेस लगाने का। ये ध्यान रखना, एरिया इरिगेटेड, दैट इज द मेन थिंग, एरिया इरिगेटेड। नेक्स्ट, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। तो कन्वेंस एफिशिएंसी को, कि ये आपका सोर्स है, सपोज करो सोर्स से आपका वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स WD है, ये आपका सोर्स से पानी आ रहा है ये। फिर आपकी ये फील्ड है, सपोज करो दैट इज योर फील्ड, दैट इज द वाटर डिलीवर टू द फील्ड। तो ये आपका क्रॉप है, क्रॉप में आपका WS है। तो इन दोनों के बीच में आपकी होती है कन्वेंस एफिशिएंसी। तो कन्वेंस एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, दैट इज द वाटर डिलीवर टू द फील्ड डिवाइड बाय द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स। तो आपका हो जाएगा A, दैट इज द वाटर डिलीवर्ड फ्रॉम द फील्ड WF। और डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स को इन्होंने WR से दिखा रखा है, दैट इज द वाटर सप्लाई एट द सोर्स को WR से दिखा रखा है। तो WD इज इक्वल टू WR इस क्वेश्चन में, WF बाय WR क्या हो जाएगा, कन्वेंस एफिशिएंसी। तो इट्स बेटर, ये आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी आपकी होती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। एक आपकी होती है वाटर, ये एप्लीकेशन है, एक आपकी होती है वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। ये तब आपकी यूजफुल होती है, पूछा जाता है कि वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी कब यूजफुल होती है, जब आपके पास टाइम तो बहुत ज्यादा है लेकिन वाटर आपका बहुत कम है। मतलब पानी आपको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना है, टाइम बहुत है, बट यू आर हैविंग अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ द वाटर। So you will be the more concerned about the water storage efficiency. It shows the ratio between the water stored through the root zone divided by the water need prior to the irrigation. ये भी ध्यान रखना। Warramundia system of the water distribution is canal is based proportion of the land holding। मैंने 10 बार बताया, लैंड होल्डिंग पे डिपेंड था ये हमेशा। इट फर्स्ट टाइम फर्स्ट सर्व, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट सर्व, लोकेशन ऑफ द फील्ड नहीं, बिल्कुल गलत। नीड बेस नहीं, नीड बेस तो आपका शेष वाली हो गया कि आपकी क्रॉप वाटर कितना है, ये डायरेक्ट शेष वाली। आप समझ रहे हो, दो सिस्टम है मेरे पास, वाराबंडी और शेष वाली। ये दोनों क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के। लाइक मेरे पास पानी है, ये फार्मर्स हैं, दैट इज फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3। अब मैं इनको, इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट यू विल इंश्योर दैट द वाटर शुड बी रीच्ड इनटू दिस लैंड, राइट। मतलब आपकी एक मैकेनिज्म होती है हर गवर्नमेंट की। ऐसा नहीं कि इंडिया में हर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल करती है, पानी पे किसी का अधिकार नहीं है, राइट। यू आर हैविंग अ कैनाल, द वाटर इज, आप कैनाल में पानी आ रहा है, उसको वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। शेषपाली में कैसे करते हैं, ये लैंड है, देखो ये रहा, ये आपका पानी गवर्नमेंट है, सपोज करो ये गवर्नमेंट है, उनको पानी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये देखेगा लैंड होल्डिंग कितना है। अगर मान लो कि 1 हेक्टेयर लैंड है तो वो कम पानी सप्लाई करेगा, 2 हेक्टेयर लैंड है ज्यादा पानी सप्लाई करेंगे बोराबंडी में। तो इट बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग। शेषपाली में क्या होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंड, लैंड को छोड़ो, वो डिपेंड करेगा कि आपका क्रॉप रिक्वायरमेंट कितनी है। लेकिन अगर आपने पैडी, वो देखेगा टाइप ऑफ क्रॉप कौन सी है, लैंड से फर्क नहीं पड़ रहा। इट डजंट डिपेंड अपॉन द लैंड एरिया, इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द क्रॉप दैट यू वांट टू ग्रो इन द लैंड। टाइप ऑफ द क्रॉप, भाई हो सकता है किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए तो उस पर गएगा। इसमें टेल एंड फार्मर की प्रॉब्लम होती है। टेल एंड मतलब कि मान लो कि यहाँ से गवर्नमेंट ने पानी देना स्टार्ट करा, ये तो हेड सबसे पहले पड़ा, आप नीचे जाओगे और ये ना ऐसे करके लगा होता है, लाइन लगी होती है पाइपलाइन, फिर यहाँ से पानी आता है। फिर टेल एंड फार्मर मतलब नीचे जाते जाओ, तो टेल एंड फार्मर में क्या हो जाएगा, सीपेज लॉस हो जाते थे, पानी नीचे ले आता था, तो उनको भी उतना पानी नहीं मिल पाता था, टेल एंड की प्रॉब्लम होती थी। शेषपाली में क्या होता है, टेल एंड से स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम को दूर कर देता है वो। लेकिन वाराबंडी इज द मोस्ट पावरफुल टूल, इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, इट डिपेंड्स अपॉन द लैंड होल्डिंग, ये ध्यान रखना। और दोनों के दोनों इक्विटी बेस्ड। इक्विटी का मतलब है वी आर हैविंग सम लॉ जिसमें शेयरिंग होगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि अकेला ले रहे हो, ऐसा नहीं है कि हमने अकेला नहीं लेना। एक मिनट, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
टू इनेबल द वर्कमैन टू द एंटर इनटू अ स्टैंड पाइप, ये मैंने आपको बताया था अंडरग्राउंड पाइप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। आप देखो स्टैंड पाइप का मिनिमम डायमीटर आपने पूछा है, देखो आपके अंडरग्राउंड जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर क्या होता है, पानी को अगर आप अंडरग्राउंडली वाटर मूव करवाना होता है तो आपका यहाँ पे पंप आता है, डेट इज अ पंप, फिर आपका यहाँ पे लगा होता है डेट इज अ पंप स्टैंड, या स्टैंड पाइप इसको बोलते हो, पंप स्टैंड, ये स्टैंड पंप, ये ऐसे करिए, ये अपना पंप स्टैंड करता है, ये हेड मेंटेन करता है, क्योंकि अगर आप हेड मेंटेन करोगे, यही हेड जो है आपको फ्लो को, देखो पाइप, ये आपकी पाइपलाइन है, डेट इज योर पाइपलाइन, इस पाइपलाइन से अगर आप पहले ये पंप स्टैंड नहीं लगाओगे तो इसमें फ्लो कैसे होगा, जब आप इसको ऊंचाई से गिराओगे तभी तो आपका वाटर की ये वाली एनर्जी जो है, हेड जो है फ्लो में कन्वर्ट होगा, मतलब यू आर कन्वर्टिंग वन एनर्जी इनटू अनदर, यू आर कॉजिंग अ फ्लो इनटू द पाइपलाइन, तो दैट्स व्हाई यू शुड मेंटेन अ हेड देयर। तो ये आपको पूछा था कि पंप स्टैंड करता है, मेंटेन करता है हेड को, इसका डायमीटर कितना होता है 60 सेंटीमीटर, ताकि इसमें एक आदमी अंदर चला जाए और उसकी साफ सफाई करनी हो तो कर दे। दूसरा यहाँ पे गेट स्टैंड लगा होता है, गेट स्टैंड, तो पंप स्टैंड गेट स्टैंड दोनों में बड़ा लोग पूछते हैं, तो गेट स्टैंड आपका होता है, ये आपका होता है डाइवर्ट करने के लिए फ्लो को, लाइक आपको फ्लो अब डिफरेंट पाइपलाइन में चाहिए, यहाँ से एक पाइपलाइन आ रही है, यहाँ से एक पाइपलाइन आ रही है, तो गेट स्टैंड विल डाइवर्ट द फ्लो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो गेट स्टैंड फॉर डाइवर्टिंग एंड द पंप स्टैंड इन फॉर द दिस मेंटेनिंग द फ्लो, इट इज आल्सो नोन एज सर्च चैम्बर, ये प्रेशर को भी आपका एब्जॉर्ब करता है, सर्च चैम्बर रहता है। फिर आपका ये एंड प्लग लगा होता है, ये भी आपका प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। एयर वेंट लगा होता है, एयर को बाहर निकालने के लिए पाइपलाइन में। आपके हाइड्रेंट लगे होते हैं, राइजर बॉल लगी होती है, इसके ऊपर हाइड्रेंट्स लगे होते हैं। ये हाइड्रेंट क्या करते हैं, ऐसे घूमेंगे पाइप के थ्रू, आपका वाटर जो है वो स्प्रिंकलर करेंगे। पिचर इरिगेशन इज यूज फॉर द, पिचर इरिगेशन क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन की तरह ही होता है। लाइक अगर आप देखोगे तो ये आपका प्लांट है, डेट इज योर प्लांट, यहाँ पे आपने क्या करा, मटका भर के भर दिया, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी इक्विपमेंट भर दिया, पानी भरा हुआ है, तो वो आपका डायरेक्टली क्रॉप में अप्लाई करेगा, उससे थोड़ा सस्ता होता है और लेस एक्सपेंसिव बोला जाता है, लेस एक्सपेंसिव। तो पिचर इरिगेशन इज यूज फॉर द इरिगेशन, इट्स डायरेक्टली अप्लाइंग टू द रूट, इट्स सिमिलर टू द ड्रिप। लेजर लेवलर, आजकल देखो लेवलिंग करने के लिए आपके बहुत सारे इक्विपमेंट आपके होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बुलडोजर्स होते हैं, वुडन प्लैंक्स होते हैं, वुडन प्लैंक्स, फ्लोट्स होते हैं, वुडन प्लैंक्स और लॉक्स, PLANKS, फिर आपके फ्लोट होते हैं, फिर आपका 2 व्हील ऑटोमेटिक आजकल वो आ रहा है, 2 व्हील ऑटोमेटिक लेवलर आपका आ रहा है, फिर लेजर लेवलर आपका आ रहा है, लेजर लेवलर, फिर आपके बंड फॉर्मर आ रहे हैं, बंड फॉर्मर भी 2 होते हैं आपके, विलेज में और आपके मोर एक्यूरेट प्रिसाइज। देखो बुलडोजर का आपके क्या क्या फैक्ट थे, इसकी डिस्टेंस जो होती है 25 मीटर से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। वुडन और प्लैंक ये थे आपके फार्मर द्वारा यूज होती है स्मॉल स्केल के लिए। फ्लोट भी आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। 2 व्हील ऑटोमेटिक रूल आपके देखो देखो ये आपके हाथ द्वारा, लाइक आप मैनुअली ऑपरेट कर सकते थे, ये तब तक आपकी ये है मीडियम टू फ्लैट लैंड के लिए, ये मतलब लाइक स्मॉल स्केल थोड़ा आगे जाओगे तो 2 व्हील आपका ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अगर आप लार्ज स्केल पे आओगे तो ट्रैक्टर ऑपरेटेड आते हैं। फिर आपके लेजर लेवलर आजकल आ रहे हैं, लेजर के थ्रू आप करते हैं, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। आपका लेजर लेवलर जो होता है वो मोर एक्यूरेट आपका करता है, ये एक्यूरेसी बहुत है, और ये वाला प्रिसाइज, जब भी प्रिसाइज और एक्यूरेट आपको दिखे तो लेजर लेवलर उसका आंसर हो सकता है। तो लेवलिंग है क्या, बेसिकली लैंड स्मूथिंग ऑपरेशन है, तो ये ड्रिप में नहीं है, ग्राउंड वाटर भी नहीं है, इट्स लैंड स्मूथिंग एंड प्रिसाइज लैंड स्मूथिंग। NDVI ये आपका होता है रिमोट सेंसिंग में, नॉर्मलाइज डिफरेंस वेरिएबल इंडेक्स, इसका फॉर्मूला ही पढ़ेंगे हम, इसको रिमोट सेंसिंग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, ठीक है। फुल फॉर्म मैंने लिखवाई थी कुछ ना कुछ। अक्रॉस रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड इन द कैनाल, देखो ये रही आपकी ये कैनाल है, पेरेंट कैनाल, दैट इज पेरेंट कैनाल, जहाँ से पानी आ रहा है, सोर्स आपका होता है यहाँ पर, यहाँ से पानी आपका आ रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है। अब आपको पानी को डाइवर्ट करना है, ये आपकी होती है ऑफ टेकिंग कैनाल। ऑफ टेकिंग मतलब यू आर डाइवर्टिंग अ कैनाल फ्रॉम अ पेरेंट टू द ऑफ टेकिंग, आपको पानी को यहाँ से, तो यहाँ पे आप बनाओगे क्रॉस रेगुलेटर, दैट इज योर क्रॉस रेगुलेटर। इट विल मेंटेन द हेड एट द अपस्ट्रीम एंड, एंड इट विल ये करेगा मेंटेन करेगा हेड को यहाँ पर, ताकि अगर कभी कभी कम भी फ्लो हो रहा हो तो यहाँ पे सफिशिएंट वाटर हो, आपको यहाँ फ्लो कर सके। यहाँ पे आपका हेड रेगुलेटर लगा होता है, तो हेड रेगुलेटर क्या करता है, डाइवर्ट करता है, ये खुलेगा और पानी यहाँ से डाइवर्ट होगा, बट जो हेड मेंटेन कर रहा है वो क्रॉस रेगुलेटर कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, अपस्ट्रीम एंड पर। सो इट विल मेंटेनिंग द हेड इन द अपस्ट्रीम कैनाल, बिल्कुल ठीक है, क्रॉस रेगुलेटर। द फ्लो इन द इरिगेशन चैनल इज कंसीडर्ड एज भी, मैंने बताया था इरिगेशन चैनल आप कहीं भी बना सकते हो। इरिगेशन चैनल आपका होता है ऊपर से, जमीन से ऊपर अगर आपको वाटर कन्वेंस करना है, 2 सिस्टम होते हैं, एक आपके फार्म कन्वेंस और एक अंडरग्राउंड कन्वेंस। तो अंडरग्राउंड कन्वेंस में आपको अंडरग्राउंड लाइन बिछानी पड़ेगी, पाइप लाइन, और ऊपर करने में आप ओपन चैनल बना सकते हो। ये आपको किसी भी टोपोग्राफी में काम करेगा, इरेगुलर टोपोग्राफी पे भी यू कैन कंस्ट्रक्ट ओपन चैनल, इट फ्लो अंडर द ग्रेविटी, बट द फ्लो विद इन द ओपन चैनल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म विल बी द राइट आंसर इरिगेशन चैनल में जो आपका होगा।
सर्ज इरिगेशन, ये बहुत पूछा यार आजकल। सर्ज इरिगेशन का होता है इंटरमीडिएट एप्लीकेशन, आप इरिगेशन को एक साथ अप्लाई नहीं कर रहे हो। लाइक आपकी ये स्ट्रिप्स थी, आपने ये स्ट्रिप्स को डिवाइड कर दिया ऐसे करके, आप वाटर अप्लाई करो तो पहले आप इस स्ट्रिप्स में करोगे, ये पूरा गीला हो जाएगा, फिर आप फिर से अप्लाई करोगे, फिर आपकी इस स्ट्रिप में। ये कॉन्सेप्ट ये है, जब आप सेकंड बार अप्लाई करोगे तो फिल्ट्रेशन यहाँ पे कम होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी गीला लैंड है, तो गीला लैंड है, वर्ड्स पर भरे हुए होंगे तो फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। सो द इंटरमीडिएट साइकिल, इंटरमीडिएट इरिगेशन इसको बोला था, धीरे धीरे रुक रुक कर यू आर प्रोवाइडिंग इरिगेशन साइकिल। आप एक साथ नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं कर रहे पानी आया एक साथ पूरे फील्ड में छोड़ दिया, नो, यू आर डूइंग अ इंटरमीडिएट। आप जब इसकी वीडियो देखोगे ना तब आपको नेट समझ में आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी इजी। तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी यूट्यूब में, लाइक फॉरेन रिसर्च की है, वहां से आपको क्लियर रहेगा। तो इंटरमीडिएट आप ध्यान रखो, ये होती है अल्टरनेट साइकिल, अल्टरनेट ड्राइंग एंड द वेटिंग साइकिल। और ये आपका होता है एडवांस फॉर्म ऑफ द फरो इरिगेशन, एडवांस फॉर्म ऑफ फरो इरिगेशन। तो सर्ज इरिगेशन का हो जाएगा बी, अप्लाइंग वाटर इन अ सेवरल वेटिंग एंड अ ड्राइंग साइकिल, बहुत मेन है ये वाला। तो अप्लाई टोटल वॉल्यूम क्विकली इन वन को बिल्कुल गलत है, क्विकिंग फ्लशिंग आउट ये भी गलत है, अप्लाइंग वाटर स्लोली बट नहीं कंटिन्यूअसली नहीं कर रहे, वी आर नॉट अप्लाइंग कंटिन्यूअसली, वी आर अप्लाइंग रुक रुक कर। पहले हम एक साइकिल अप्लाई करेंगे दूसरी साइकिल में, जैसे पहली आपकी वेटिंग साइकिल बोली जाएगी, फिर जब गीला हो जाएगा, नहीं पहले ड्राइंग बोली जाएगी, वो खाली लैंड था, फिर आपकी वेटिंग बोली जाएगी, फिर ड्राइंग, फिर वेटिंग, ऐसे करके। नॉर्मल रूट जोन डेप्थ टू बी फ्री फ्रॉम द ग्राउंड वाटर बिलो, आपको पता है ये अगर रूट जोन डेप्थ है और यहाँ पे आप ग्राउंड वाटर है तो ये लगभग 1.5 मीटर तक आपकी जो होती है ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा, इसके बाद ही आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। तो इट इज अ फ्री फ्रॉम द ग्राउंड वाटर अप टू अ डेप्थ ऑफ द 1.5 मीटर, बी इज राइट आंसर। द एप्लीकेशन ऑफ अ फर्टिलाइजर विद द इरिगेशन, आजकल हम ड्रिप इरिगेशन में इसको पढ़ेंगे, हम इरिगेशन वाटर के साथ ही हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर को मिक्स कर देते हैं, फर्टिलाइजर को, ताकि क्रॉप को न्यूट्रिएंट जो सोइल है उसको न्यूट्रिएंट वाटर दोनों एक साथ मिले, देन वी विल अप्लाई टू द इरिगेशन। सो इट वेरी हेल्पफुल, द मेथड इज नोन एज द फर्टिगेशन। फर्टिगेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, फर्टी प्लस लिस, लाइक फर्टी मीन्स फर्टिलाइजर, इरिगेशन मतलब इरिगेशन, यू आर अप्लाइंग द इरिगेशन विद द हेल्प विद द वाटर एज वेल एज द फर्टिलाइजर। तो बी द फर्टिगेशन दिस। और ये ध्यान रखो, ये आपका स्पेलिंग याद करके आना, क्योंकि जी की जगह जेड कर देते हैं आजकल ऑप्शन में, तो जी वाला यूज करना। और ड्रिप इरिगेशन में उसको डीप करेंगे, बहुत सारे मेथड होते हैं, देन वी विल डिस्कस। ओवरऑल प्रोजेक्ट एफिशिएंसी, आपको पता है 3 तरीके के प्रोजेक्ट आपके होते हैं, माइनर, मेजर, माइनर, मीडियम और मेजर। माइनर आपका होता है लेस देन 2000 हेक्टेयर, मीडियम आपका होता है 2000 से 10,000 हेक्टेयर, मेजर आपका होता है ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर, ये वाला 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा। अब ये प्रोजेक्ट जो थे इनका क्लासिफिकेशन होता है कल्चरबल कमांड एरिया में होता है, इसकी प्रोजेक्ट की जो एफिशिएंसी होती है वो आपकी 30% आपकी लगभग होती है। माइनर के अंदर आपके दो और आते हैं, सरफेस माइनर और ग्राउंड वाटर माइनर, यही पूछा जाता है ये, और एफिशिएंसी पूछी जाती है प्रोजेक्ट की तरह की 33%। अगर आप क्लासिफिकेशन देखोगे तो सबसे पहले 1901 में बनता है वाटर कमीशन, लॉर्ड कर्जन, वायसराय जो था इंडिया का, जो गवर्नर जनरल था, डेट इज अ कर्जन। कर्जन के उनमें 1901 से 1903 के बीच में आपका इरिगेशन कमीशन बनता है। 1901 में मतलब अप्रूवल मिल जाता है, बट इट विल टेक टाइम फॉर द प्रॉपर अप्रूवल एंड दिस। तो इरिगेशन कमीशन आपका यहाँ बनता है। यहाँ से लेके 1951 तक आपका क्लासिफिकेशन चलता है सीसीए पे, मतलब जो भी प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन होगा वो आपका कल्चरबल कमांड एरिया पे चलेगा। फिर 1951 से 1978 तक आपका चलता है कॉस्ट बेसिस पर। फिर 1978 से अब तक जो आपका चल रहा है इंडिया में वो सीसीए बेसिस पे चल रहा है। तो ये बहुत बार पूछा था कि प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन कब कॉस्ट बेसिस पर था, तो 1951 से पहले था आपका एरिया बेसिस पर, कॉस्ट पर था 1951 से 1978 के बीच में, और 1978 के बाद क्या हो गया कल्चरबल कमांड एरिया पर। तो इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 30% हो जाएगी। कैनाल लाइनिंग, आपकी ये कैनाल है, आपका कैनाल कुछ नहीं होती, कैनाल एक रिवर समझो आप, रिवर जैसे होता है पानी आ रहा होता है, जैसे ओपन चैनल आपने कभी देखा, ये चैनल होता है, लाइक ये उसकी होती है बेड, दैट इज योर बेड, और ये आपकी होती है साइड्स, दैट इज योर साइड्स। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसके हार्ड डियर लाइक में इसको कंक्रीट, वो बोलते नहीं घर में फर्श बिछा दो, आजकल टाइल्स वगैरह लग रही है, वही है बस। ये कंक्रीट की आपने लाइनिंग बिछा दी, एक्स्ट्रा लेयर बिछा दी, इम्परवियस लेयर, उससे क्या होगा, वाटर अगर यहाँ पे आ रहा है तो पानी नीचे नहीं आ पाएगा, सीपेज रुक जाएगा। सो इट विल, कैनाल लाइनिंग इज एसेंशियल फॉर द सीपेज पर्पस। इसकी आपकी शेप कैसी होती है, ट्रेपेजोइडल, क्या होती है, ट्रेपेजोइडल। अब लाइनिंग और अर्थन चैनल दो होते हैं, लाइनिंग मतलब जिसमें लाइनिंग करी है, अर्थन मतलब जिसमें लाइनिंग नहीं करी। लाइनिंग में वेलोसिटी आपकी होती है 1.5 से 2.54 मीटर पर सेकंड, ये पूछा जाता है। अर्थन चैनल में आपकी वेलोसिटी होती है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को दूर करता है, इरोजन को बचाता है, वाटर को कंजर्व करता है। तो ये सीपेज लॉसेस को कंट्रोल करता है, ये तो बहुत मेन है। जब प्राइमरी पर्पस है सीपेज लॉस ही कंट्रोल करना है कैनाल लाइनिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इरिगेशन। चेक गेट आपके होते हैं, चेक गेट क्या करते हैं, इट विल मेंटेन, ये आपके गेट्स लगे होते हैं ऐसे करके, ये चेक गेट है सपोज करो,
तो ये आपका पानी यहाँ पे आ रहा है इस साइड से, तो ये आपका पानी मेंटेन करेंगे हेड लेवल को और डाइवर्ट भी करेंगे डायरेक्शन को। वाटर कोर्स तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो आपका कैनाल सिस्टम था, इसका डिस्चार्ज रेट पूछा था 30 से 40 लीटर पर सेकंड होता है। इसमें आओगे तो 0.03 से 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड। टर्न आउट भी स्ट्रक्चर यूज होते हैं, लाइक टर्न आउट क्या होते हैं, पानी यहाँ पर आ रहा है, मुझे इस फील्ड में लेके आना, तो यहाँ पे मैं बॉक्स टर्न आउट बनाऊंगा, तो आपका ऐसा होता है पानी यहाँ से यहाँ चले जाता है, मतलब डाइवर्जन करने के लिए, ये भी आपको यूज होता है। क्वेश्चन यूज होता है आपका इरोजन में, या आपकी सैंपलिंग में यूज होता है, इरोजन सैंपलिंग में हम उसमें पढ़ेंगे व्हील वगैरह में, तो ये आपका इरिगेशन में यूज नहीं होता। व्हेन अ कैनाल इज कैरिड ओवर अ नेचुरल ड्रेन, देखो आ गया, कैनाल ऊपर है ड्रेन नीचे है, तो आपका बनता है एक्यूडक्ट। लाइक कैनाल तो पानी तो ऊपर से आ रहा है, इनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, नीचे आपकी ड्रेन है, ये तो ये आपका बनता है एक्यूडक्ट। यही अगर ड्रेन ऊपर होती और कैनाल नीचे होती और ये इनके बीच डिस्टेंस है, तो ये आपका बनता है सुपर पैसेज। ये तब आपका बनता है जब आपकी ड्रेनेज क्रॉस कर रही हो उसके लिए, तो आपका क्या है, कैनाल ऊपर है, तो क्या बन जाएगा, दैट इज बी एक्यूडक्ट। अगर यही क्वेश्चन ये होता कि व्हेन अ ड्रेनेज इज ओवर रनिंग ओवर द कैनाल देन इट इज नोन एज सुपर पैसेज, ये मैंने आपको बताया ही था। फ्लो इन एन इरिगेशन चैनल इज कंसीडर टू बी, मैंने बताया था फ्लो इन इरिगेशन चैनल हमेशा यूनिफॉर्म रहेगा, दैट इज डी, यूनिफॉर्म। If the 10 सेंटीमीटर ऑफ द इरिगेशन इज अप्लाइड एंड द 1 सेंटीमीटर, आपने 10 सेंटीमीटर इरिगेशन अप्लाई करा ऐसे करके, 1 सेंटीमीटर रन ऑफ चला गया, आपके रन ऑफ लॉस हो गए, 2 सेंटीमीटर नीचे लगे परकोलेशन लॉस हो गया, तो क्रॉप को कितना मिला, 10 में से ये 3 सेंटीमीटर का लॉस हो गया, या 7 सेंटीमीटर की क्रॉप को पहुंचा, तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी कितनी होती है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। अगर मैं इसको डेप्थ में मेजर करूं, आप किसी भी पैरामीटर में इसको मेजर कर सकते हो, अगर आप ऊपर वॉल्यूम रख रहे हो तो ऊपर वॉल्यूम रखना, डिस्चार्ज रख रहे हो डिस्चार्ज रखना, डेप्थ रख रहे हो डेप्थ रखना, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर पहुंच रहा है रूट जोन में, ये क्रॉप बना दो ऐसा, और 10 सेंटीमीटर आपने अप्लाई करा है, तो 70% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। द नॉर्मल कट फिल रेशियो इन दिस लैंड, अब द कट फिल रेशियो अगर आप देखोगे तो ये आपका होता है 1.2 से 1.6, दैट इज द नॉर्मल कट ऑफ रेशियो। अगर आप सिंगल वैल्यू भी आओगे तो 1.3 होता है, बट इट कैन आल्सो एक्सटेंड, ये 1.1 तक भी जा सकता है और 2 तक भी आ सकता है, तो बड़ी फेमस रेंज आती है 1.1 से 2। 2 आपका होता है अगर आप सोइल में ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, 1.1 आपका होता है शैलो एक्सकेवेशन के लिए, शैलो एक्सकेवेशन, तो नॉर्मल कट ऑफ रेशियो आपका हो जाएगा 1.3। वैसे भी मतलब नॉर्मली तो 1.3 आएगा, 2 भी हो सकता है, मतलब 2 इज फॉर द ऑर्गेनिक काइंड ऑफ सॉइल। तो प्रिसाइज लैंड लेवलिंग, प्रिसाइज लैंड लेवलिंग बहुत ही कीवर्ड है, लेजर लैंड लेवलर आपके आ रहे हैं, लेजर लैंड लेवलर, ये आपके हो रहे हैं प्रिसाइज, आप समझ लो लेजर के थ्रू, लाइक इसमें सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, लेजर वगैरह सिस्टम होता है, तो इट्स वेरी एक्यूरेट काइंड ऑफ लेवलिंग, लेजर लैंड लेवलर। बायो आपको वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो वाटर क्वालिटी को इंप्रूव करने के मेथड क्या होते हैं, पहले तो आप वाटर में क्लोरीन डाल दो, ये आपका डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है क्लोरीन। आप ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हो, COACL2 होता है, यहीं से आपको क्लोरीन मिलेगी, ये आपको डालना होता है, मैं भूल गया 2 mg पर लीटर इसका रेट होता है। आप आजकल जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, बायो जिनको डिग्रेडेबल बोला है, बैक्टीरिया हो गया, एलजी हो गए, इनको करने के लिए आप बायोलॉजिकल मेथड का यूज करते हो इनको हटाने के लिए, तो इसी को बोला जाता है बायो रेमेडिफिकेशन। द इंप्रूवमेंट ऑफ द वाटर बाय ए बायोलॉजिकल मेथड इज नोन एज अ बायो रेमेडिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा, इंप्रूविंग वाटर क्वालिटी बाय द बायोलॉजिकल मेथड, इन द बायोलॉजिकल इंप्योरिटी विल गेट रिमूव्ड, बट एलजी हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सब। द प्रैक्टिकल डेंसिटी एंड द बल्क डेंसिटी, पोरोसिटी का आपका फॉर्मूला होता है 1 माइनस का दिस बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय या तो ट्रू डेंसिटी और आर्टिकल डेंसिटी, दैट इज, ये ध्यान रखना कैसे हुआ। देखो बल्क डेंसिटी आपका क्या होता है, m डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, अगर आपका ये मास है, टोटल वॉल्यूम है किसी भी उसका, तो ये रहेगा। पार्टिकल या ट्रू डेंसिटी आपकी होती है मास डिवाइड बाई वॉल्यूम में, देखो ये आपका पार्टिकल्स हैं, इनके पीछे कुछ तो खाली स्थान होगा, तो ये जो खाली स्थान है वो तो एयर है, उसमें तो सॉलिड है ही नहीं, तो ये आपका होता है V माइनस VV, मतलब वॉइड्स को हटा दो, और पोरोसिटी आपकी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड टोटल वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को डिराइव कराया सकता है यहाँ से आप VV की वैल्यू निकालो, ये यहाँ से निकालो तो आपको ये डेरिवेशन हो जाएगा। तो ये आपका बड़ा फॉर्मूला आता है बहुत ही मेन, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू द बल्क डेंसिटी डिवाइड बाय द ट्रू या पार्टिकल, ट्रू को हम पार्टिकल बोलते हैं, पार्टिकल मतलब वॉइड को हटाकर। तो बल्क डेंसिटी कितनी है 1.4, ये कितनी है 2.8, तो इफ यू सॉल्व इट इट्स 1.4 डिवाइड बाय 2.8 इट इज 0.5। अगर आपको वॉइड रेशियो निकालना है तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला आपका होता है E इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 1 माइनस n, तो 0.5 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.5, 0.5 डिवाइड बाय 0.5, तो इट विल बी 1, वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। द सर्ज इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन फिर से आ गया आपको, इंटरमीडिएट साइकिल, इसके बड़े बड़े, एक तो एडवांस फॉर्म है फरो इरिगेशन का, एडवांस फॉर्म ऑफ द फरो इरिगेशन इंटरमीडिएट साइकिल में अप्लाई करते हैं, और अल्टरनेट साइकिल होता है ड्राइंग एंड द वेटिंग।
तो क्या हो जाएगा बी, द सप्लाइंग वाटर इन अ सेवरल वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल। वोराबंडी, शेषपाली एंड द ओसराबंदी, देखो आपको पता है इक्विटी बेसिस पे सब थे ये, वोराबंडी हो, शेषपाली हो, ओसराबंडी हो, इट्स बेस्ड ऑल द पैटर्न ऑन द इक्विटी बेस्ड। तो सी क्या हो जाएगा, इट्स अ बेटर इक्विटी इन द वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि आपको शेयर अच्छा से अच्छा मिले। ये आपका लैंड होल्डिंग पे था, ये आपका क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट पे था, ये सब इसमें थोड़ी रिजिड वगैरह आया था, रिजिड शेड्यूल वगैरह ये सब। बट द ऑल द पर्पस, इक्विटी का मतलब क्या है, बेटर इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी मतलब होता है हिस्सेदारी, हर किसी फार्मर को अच्छी से अच्छी हिस्सेदारी मिले वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, ये पूरा एम रहता था गवर्नमेंट का। अलग अलग मेथड पे थे, डेट्स नॉट अ इशू, बट इक्विटी इज अ, मतलब हमारा जो एम था ना गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट थी सब अच्छे एम के लिए जा रही थी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द सेम। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, आजकल प्लांट है ना, देखो ये प्लांट है क्रॉप, इसको उगाने के लिए ना दो चीजें बड़ी जरूरी चीज होती है, क्या, एक तो मिट्टी सॉइल और एक पानी वाटर। अगर ये दोनों चीजें हैं ना तो वो उग जाएगा प्लांट, टेम्परेचर भी ठीक हो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहता है। आजकल क्या हो गया, बिना मिट्टी के कैसे पानी को उगाया जा सके, मिट्टी से क्या मिलते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, बट द सोइल विल हेल्प इन गेटिंग अ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं सब। तो इन्होंने क्या करा कि क्यों ना सोइल के न्यूट्रिएंट को लैब में निकाल के एक पानी का घोल बनाया है, इसमें हम न्यूट्रिएंट भी रखेंगे और वाटर भी रखेंगे, पानी का घोल बना दिया। अब इस पानी के घोल को अब मैं बक्से में आपके प्लांट बंद कर दे रहा हूँ, और आपको यहाँ पे लाइट वगैरह मिलेगी, और यहाँ से उसको एक ट्यूब के थ्रू जोड़ दूंगा, मतलब इट डजंट नीड द सोइल। तो ग्रोइंग प्लांट विदाउट सोइल, मिट्टी नहीं चाहिए, आपने पानी में ही जितने भी सोइल के केमिकल न्यूट्रिएंट चाहिए तो घोल बना लिया। तो ग्रोइंग द प्लांट विदाउट इन वाटर सोल्यूशन बोला जाता है। वाटर सोल्यूशन की कौन सा सोल्यूशन होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे और वाटर भी रहेगा, मिट्टी के बिना, मेन बात यह है। कंबाइंड यूज ऑफ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर तो ऑलरेडी पढ़ चुके, कंजक्टिव यूज आपका होता है सी, ये तो पता ही है। PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सी। अ फील्ड मेजरिंग दिस मच हेक्टेयर दिस मच वाटर स्टोर्ड दिस रेट आस व्हाट इज द एप्लीकेशन एफिशिएंसी। देखो आप इस फील्ड में 30 हेक्टेयर, आपको पता है ये आपकी क्रॉप है, इसमें 40 सेंटीमीटर जो है पानी स्टोर्ड है, एरिया कितना है इसका, 30 हेक्टेयर है ये रहा। और जब आपने अप्लाई करा तो 6 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो यहाँ पे आपने 6 मीटर क्यूब पर सेकंड अप्लाई करा था, टाइम इक्वल टू 8 आवर्स। तो यहाँ से आपका निकल जाएगा वाटर डिलीवर टू द फील्ड, यहाँ पे कहीं सोर्स होगा, ये सोर्स है आपका फील्ड में, तो वाटर डिलीवर टू द फील्ड कितना हो जाएगा, दैट इज 6 मीटर क्यूब इंटू 8 इंटू 3600। तो इफ यू सॉल्व इट इट्स 172800। यहाँ पे इतना पानी अप्लाई करा, कुछ आपका लॉस हो गया होगा, रन ऑफ और परकोलेशन, यहाँ पे आपका पहुंचा होगा क्या, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन। ये आपने रूट जोन के डेप्थ की बना एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको जाएगा एरिया इंटू DW। तो एरिया कितना है, 30 हेक्टेयर, 13 रंगे और 4, डेप्थ कितनी हो जाएगी, 40 इंटू रंगे -2 सेंटीमीटर में। तो इफ यू सॉल्व इट इट्स 1240। तो अगर इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वाटर स्टोर्ड डिवाइड बाय द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, WS डिवाइड बाय WF। तो इट विल बी 1240 एंड दिस 172800। इफ यू सॉल्व इट इट्स 0.6944। तो सी इज द राइट आंसर, दैट इज 69.44%। द नॉर्मल कट फिल रेशियो आपका होता है 1.2 से 1.6 के बीच में, इसकी वैल्यू नॉर्मल कट ऑफ है, लेकिन मैक्सिमम रेंज इसकी हो सकती है 1.1 से लेके 2 तक, ये भी ध्यान रखना। 2 इज फॉर द ऑर्गेनिक, 1.1 फॉर शैलो। तो नॉर्मल आपका इन दोनों के बीच में रहता है, तो 1.3 द राइट आंसर, नॉर्मल कट ऑफ रेशियो पूछा। द मोस्ट कॉमनली मेथड फॉर द लैंड ग्रेडिंग, लैंड ग्रेडिंग आपको पता है, ये लैंड ग्रेडिंग नहीं पूछना चाहिए था, लैंड ग्रेडिंग कैलकुलेशन पूछा है, ठीक है। कैलकुलेशन का मतलब है लैंड ग्रेडिंग अर्थवर्क कैलकुलेशन। एक तो लैंड ग्रेड करने के मेथड होते हैं, एक अर्थवर्क निकालने के मेथड होते हैं, आपके 4 मेथड आपके अवेलेबल होते हैं। एक आपका होता है 4 पॉइंट, एक आपका होता है प्रिज्मोइडल, एक आपका होता है एंड एरिया, एक आपका होता है लीस्ट स्क्वायर। ये अगर आप AM माइकल की बुक देखोगे तो आपको 3 ही मेथड आपका गिवन है। 4 पॉइंट सबसे मेन है, ये मोस्ट एक्यूरेट आपका होता है, मोस्ट एक्यूरेट। देखो अगर एक्यूरेट पूछे तो 4 पॉइंट है, अगर यही साइज पूछ लिया प्रिसाइज तो आपका प्रिज्मोइडल हो जाएगा। 4 पॉइंट का आपको होता है कि आप ये 4 पॉइंट बनाओ ग्रिड पे, यहाँ पे आप कट निकालो, हर पॉइंट पे टोटल कट निकालो, टोटल फिल निकालो। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है L²/4 सिग्मा C डिवाइड बाय सिग्मा C स्क्वायर प्लस सिग्मा F, ऐसे करके फॉर्मूला होता है। प्रिज्मोइडल आपका होता है दैट इज A1 प्लस 4AM प्लस A2 डिवाइड बाय 6 इंटू L। एंड एरिया आपका होता है A1 प्लस A2/2 इंटू L। ये तो उन्होंने पूछा कॉमनली कौन सा यूज होता है, कॉमनली आपका होता है 4 पॉइंट, ये 4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली रूट जोन डेप्थ, ये तो ये बताया था 1.5 मीटर, 1.5 मीटर तक आपको ग्राउंड वाटर नहीं मिलेगा। आप रूट जोन में जाओ तो यहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर स्टार्ट होता है 1.5 मीटर के नीचे। ओवरऑल प्रोजेक्ट एफिशिएंसी 30%।
द कैनाल लाइनिंग इज यूज फॉर द सीपेज लॉसेस, सीपेज लॉस को रोकने के लिए हम कैनाल लाइनिंग करते हैं। द पीएमआई रेफर टू द पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट, इट इज बी, आप कितना पार्टिसिपेट करा पा रहे हो पूरे शेयर होल्डर्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इरिगेशन, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये इरोजन सैम्पलिंग में यूज होता है। If the water reservoir is intended to meet the flow requirement in a same year, it is known as a seasonal storage. अगर आपके उसी सीजन में जितना आपने स्टोर करा उतनी वाटर रिक्वायरमेंट, लाइक आपको इतना पानी चाहिए 40 मीटर क्यूब एक सीजन में, अगर आपने उतना ही स्टोर कर लिया, दैट इज सीजनल स्टोरेज। इन एग्रीकल्चर यूएवी, यूएवी आपकी होती है अनमैन्ड, जिसमें मनुष्य नहीं है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब ऐसी व्हीकल जिसमें आपको मनुष्य तक भी, ये होते हैं ड्रोन। आपने कभी ड्रोन देखे हैं, वो रिमोट से कंट्रोल होते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे एरिया सर्वे करना है तो मैं यहाँ ह्यूमन यहीं खड़ा है, वो तो कंट्रोल करेगा, ड्रोन हवाई जहाज उड़ेगा और ये पूरा उसको सर्वे करके दे देगा। तो अनमैन्ड एरिया व्हीकल यूज फॉर द स्प्रेइंग। अब वाटर को स्प्रे करते हो ना, अब केमिकल स्प्रे करते हैं, फर्टिलाइजर बड़ा यूज होता है उसमें, सी स्प्रेइंग में बड़ा यूज होता है। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट आर गिवन। आफ्टर 1978 द इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कल्चरल कमांड एरिया, बिल्कुल ठीक है। क्लासिफिकेशन देखो 1951 से पहले कोर्स के बेसिस पर था, सॉरी लैंड के बेसिस पर, सीसी कल्चरल कमांड एरिया। फिर गवर्नमेंट ने बोला चेंज कर देते हैं प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन। इसका मतलब कि प्रोजेक्ट आप कैसे क्लासिफाई करो, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, आप कैसे क्लासिफाई करना चाहते हो, आपके दो पैरामीटर आपके पास होते हैं, लैंड और कोस्ट। आप लैंड की बेसिस पर क्लासिफाई करोगे, लैंड के एरिया के या कोस्ट के बेसिस पर। फिर 1951 से 1978 चला आपको कोस्ट के बेसिस पर। फिर 1978 से फिर से गवर्नमेंट ने कहा कि कल्चरल कमांड एरिया पे आए थे, तो अब आपका चल रहा है एरिया पर। तो आफ्टर 1978 इरिगेशन प्रोजेक्ट आर क्लासिफाइड ऑन अ कल्चरल कमांड एरिया, बिल्कुल ठीक है पहला वाला। द सेकंड वन, द मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट हैव अ कल्चरल कमांड एरिया ग्रेटर देन ऑफ दिस, नहीं। मेजर आपके तीन आपके होते हैं, माइनर लेस देन 2000 हेक्टेयर, मीडियम 2000 से 10,000, 2000 टू 10,000, और मेजर ग्रेटर देन 10,000। तो ए ठीक है, बी गलत है। तो स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट द आर इज फॉल्स। रिचर्ड इक्वेशन, रिचर्ड इक्वेशन आपकी होती थी अनसैचुरेटेड फ्लो के लिए। डार्सी लो जो था ना आपका, डार्सी लो, इसी को यूनिफॉर्म करा था उन्होंने। अनसैचुरेटेड के लिए आपकी इक्वेशन निकाली थी, मैंने नोट्स में गिवन भी इक्वेशन की आपके लिख भी रखी थी। तो बी हो जाएगा, अनसैचुरेटेड फ्लो कंडीशन होता है रिचर्ड इक्वेशन। अरेंज द फॉलोइंग क्रॉप इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वाटर इरिगेशन रिक्वायरमेंट। क्या आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर क्या रहेगा? तो ये आपका रहेगा डेट इज सी पैडी, फिर आपका ई वीट, ठीक है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पैडी को बहुत ज्यादा चाहिए, ये ना ठीक कर लेना, नोट्स मैंने गलत बता दिया था तो प्लीज करेक्टेड। पैडी को सारा पानी चाहिए होता है राइस को उगाने के लिए, तो पैडी ये आपको याद ही करना पड़ेगा होता है, वरना आपके 18-20 क्रॉप हैं, सबकी वाटर रिक्वायरमेंट याद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे हिंट यही पैडी की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए आप देखो सारे ऑप्शन आपके सी मैच हो रहे हैं, ठीक है। फिर आपका है वीट, दैट इज दिस, फिर आपका है ग्राम, फिर आपका है पीस, फिर आपका है मेज। ये है आपकी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मैंने बताया था पावर जीपीएस की, याद करने का तरीका क्या था, पावर जीपीएस की, PWGP। ये ठीक कर लेना कि पहले मैंने ऐसे चिन्ह लगा दिया था, पैडी को ज्यादा सबसे ज्यादा चाहिए रिक्वायरमेंट, फिर इसको ये ठीक कर लेना, प्लीज करेक्ट इट। द पैडी रिक्वायर्ड मोर रिक्वायरमेंट, डिसेंडिंग ऑर्डर इन्होंने पूछा ये वाला, तो पैडी को ज्यादा पानी चाहिए। अ कोनिकल पाइप हैड अ डायमीटर ऑफ दिस, ठीक है, एट द टू एंड, ये टू एंड है, सपोज करो ऐसा एंड हो सकते हैं, एक कोनिकल पाइप है, इसका 10 सेंटीमीटर डाया, 15 सेंटीमीटर डाया। द वेलोसिटी एट द 10 सेंटीमीटर, ये आपकी 2 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी? तो आपको पता है डिस्चार्ज जितना पानी यहाँ पे आएगा उतना डिस्चार्ज रेट सेम रहेगा, तो A1 V1, क्यू आपका होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, A2 V2 के इक्वल रहेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, π/4 D1 स्क्वायर इंटू V1 इज इक्वल टू π/4 D2 स्क्वायर इंटू V2। ये रहा, तो आपका D1, ये π/4 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो D1 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू V1 2, D2 का स्क्वायर 225 इंटू V2। तो इफ यू सॉल्व इट द V2 विल बी द 0.88 मीटर पर सेकंड, तो जाएगा 0.89 इज द राइट आंसर। लिस्ट दिस, न्यूटन लॉ आपका क्या होता है? न्यूटन लॉ आपका होता है शेयर स्ट्रेस के लिए, टाउ इज इक्वल टू म्यू dv/dy। ये रहा, ये टाउ है, ये सिंबल टाइपिंग मिस्टेक आती है। मैनिंग लॉ आपको पता है v इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 x⁻²। ये रहा। बर्नौली इक्वेशन आपको पता है P1 प्लस ρg, ये आपकी बर्नौली इक्वेशन है। डार्सी वॉशर हेड फ्लो की आपकी होती है HF वाली 4FLV²/2GD, तो ये तो आपका बच्चे वाले क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, इन द कैनाल सिस्टम लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द मेन एंड द ब्रांच कैनाल, बिल्कुल ठीक है।
मेन और ब्रांच केनाल से जो लॉस ऑफ वाटर आपका होता है वो 30 से 40% आपका होता है। जो मेन डिस्ट्रीब्यूटरी है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, इनसे मोर देन 5% रहता है। सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, इन द कैनाल सिस्टम लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द मेजर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी लेस देन, नहीं गलत है, ज्यादा होता है 5% से ज्यादा। कितना होता है ये किसी को नहीं पता, इट विल वेरी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो ये भी ठीक है, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 ये कैसे हो गया? नेट पे पढ़ा था कि मेन और ब्रांच, ये ए माइकल में तो गिवन नहीं है कि मेन और ब्रांच केनाल में आपका वाटर लॉस कितना होता है। अब आईसीआर ये मानना है कि 30 से 40% नहीं है, इसमें मुझे डाउट आ गया, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि मेन और ब्रांच केनाल में 30 से 40% होता है। तो प्लीज चेक इट, प्लीज चेक इट। आईसीआर का आंसर बी है, तो अभी बी लेके चलते कि दोनों गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। Which type of the pollutants are removed during the movement of the water through the soil profile? ये आपका होता है सस्पेंडेड पार्टिकल। जो भी आपका मूवमेंट होता है उसके प्रोफाइल में आपके सस्पेंडेड पार्टिकल जो होते हैं रिमूव होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। Given below are two statements. Under a real-time feedback system of the automation, the application of a irrigation water is required. बिल्कुल ठीक है, आजकल ना रियल टाइम अपडेट आ रहे हैं कि रियल टाइम में क्रॉप को कितना वाटर चाहिए, तो रियल टाइम में क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अपडेट होगी, उसे हम इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। तो द एप्लीकेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर इज बेस्ड ऑन द एक्चुअल डायनेमिक डिमांड ऑफ द प्लांट इटसेल्फ, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, द प्लांट रूट जेन इफेक्टिवली रिफ्लेक्ट्स ऑल द एनवायरमेंटल फैक्टर। जो रूट जो है ना प्लांट की, देख के बता दो कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर एक्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, मतलब ये उसका सिग्निफिकेंस करती है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। The both statement 1 and statement 2 are the correct. The crux of the precision agriculture is the management of a site-specific variability for the improving growth and the input efficiency. Precision का मतलब क्या हुआ? Precision का मतलब होता है accuracy. तो आप अगर अपने resources जो है ना उनको optimize करो, resources optimize, और resources अगर आप अच्छे रखोगे तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि आप इंप्रूविंग रिसोर्सेज एंड इनपुट यूज एफिशिएंसी को हाई रखोगे तो आपकी पूरा प्रिसीजन मिलेगा। द मैनेजमेंट ऑफ द इनफील्ड वेरिएबिलिटी इन द सॉइल फर्टिलिटी एंड द क्रॉप कंडीशन और द इंप्रूव इन क्रॉप, नहीं, आपका ये गलत है। तो 1 is right and R is wrong. The statement 1 is true and the R is false. So C is the right answer. The yield response to the stress factor, ये बहुत मेन है, मैंने बताया था स्ट्रेस फैक्टर आपका होता है KY। ये देखो क्रॉप है, ये क्रॉप को क्या चाहिए, एक तो क्रॉप को हमें देखना कि क्रॉप यील्ड, हमें क्रॉप से आउटपुट मिलता है, क्रॉप यील्ड कितना उसे उत्पादन मिलेगा, कितना वो फ्रूट दे रही है, ग्रेन दे रही है, उसको हम वाई में करते हैं क्रॉप यील्ड को। क्रॉप को चाहिए क्या, वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट आपकी होती है इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस दिस वाटर रिक्वायरमेंट स्पेशल नीड्स प्लस एप्लीकेशन लॉसेस। मेजर आपका इवेपोट्रांसपिरेशन रहता है, तो अगर मैं इनको जीरो ले लूं एक बार तो ये क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट इवेपोट्रांसपिरेशन के बराबर रहेगा। तो मैं कितना वाटर रिक्वायरमेंट दे रहा हूं, कितना क्रॉप यील्ड मिल रहा है, तो कितने से मैं वाटर रिक्वायरमेंट कम करूंगा, कितने से क्रॉप यील्ड डिक्रीज होगा। तो इट विल मेजर दिस, इट विल मेजर द डिफरेंस इन द क्रॉप यील्ड विद द डिफरेंस इन द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। डिफरेंस ये जगह डिक्रीज इन द क्रॉप यील्ड, क्योंकि आप वाटर रिक्वायरमेंट को अगर कम करोगे तो आपको पता है क्रॉप यील्ड कम मिलेगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट को मैं लिख सकता हूं डिक्रीज इन द इवेपोट्रांसपिरेशन। तो डिक्रीज इन द इवेपोट्रांसपिरेशन विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज इन द वाटर यील्ड, तो क्या हो जाएगा सी। तो रिलेटिव यील्ड डिक्रीज हुआ टू द रिलेटिव इवेपोट्रांसपिरेशन डेफिसिट। जैसे ही आपने क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कम दी, आपका इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कम हो रहा था, यानी इवेपोट्रांसपिरेशन कम हो रहा था, तो आपको यानी कम यील्ड आपको मिलेगा क्योंकि कम पानी आप दे रहे हो। तो आपका सी बिल्कुल ठीक है। सर्ज इरिगेशन क्या होता है, इट्स एडवांस फॉर्म होता है फरो इरिगेशन, और इट्स इंटरमीडिएट इरिगेशन। क्या होता है, इंटरमीडिएट इरिगेशन आपको होता है धीरे धीरे, हम अल्टरनेट अप्लाई करते हैं, एक साथ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, रुक रुक कर। तो डी फरो इरिगेशन का एडवांस स्टेज आपको होता है। इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ द इरिगेशन वाटर टू फरो एंड बॉर्डर कोजिंग एज अ सीरीज ऑफ, देखो ऑन एंड ऑफ मोड यही है। आपको फरो बॉर्डर में करना है, पहले पानी अप्लाई करो, ऑफ कर दो, फिर आप फिर से अप्लाई करना, फिर ऑफ करो, ऑन एंड ऑफ मोड में आएगा। और इंटरमीडिएट, ये दोनों बड़े कीवर्ड है। इट्स अ सर्ज इरिगेशन, क्या हो जाएगा, ये सर्ज इरिगेशन है, और ये फरो इरिगेशन की एडवांस स्टेज आपकी होती है। रेशियो ऑफ अ क्रॉप यील्ड टू द एक्चुअल वाटर ऑफ द फील्ड यूज, आपको बता था वाटर यूज एफिशिएंसी होती है, क्या होती है, वाटर यूज। ये दिखाता है कि वाटर कितना यूज कर रही है क्रॉप। तो हमें देखो ये लैंड है, ये क्रॉप है, अच्छा बनाते हैं लैंड को, ये लैंड बनाओ यहां पर, ये क्रॉप है। क्रॉप की उत्पादन, क्रॉप कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसको हम मेजर करते हैं वाई से, दैट इज द क्रॉप यील्ड। तो आपकी दो एफिशिएंसी आपकी होती है, एक तो होता है क्रॉप वाटर यूज, एक आपका होता है फील्ड वाटर यूज। आप क्रॉप को कितना पानी दोगे डिपेंड करेगा क्रॉप रिक्वायरमेंट पे। आप ये क्रॉप रिक्वायरमेंट मान लो 100 सेंटीमीटर है, लेकिन फील्ड में आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉसेस कुछ होती है, आपकी होती है फील्ड रिक्वायरमेंट। तो आपकी क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी होती है क्रॉप यील्ड डिवाइड बाय द क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट।
फील्ड यूज एफिशिएंसी आपकी होती है क्रॉप यील्ड, कितना आउटपुट मिला विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड रिक्वायरमेंट, और ये आपकी होती है कितना यील्ड मिला विद रिस्पेक्ट टू क्रॉप रिक्वायरमेंट। इन्होंने पूछा द रेशियो ऑफ द क्रॉप यील्ड टू द टोटल अमाउंट ऑफ द वाटर यूज, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा फील्ड वाला जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, सो इज द फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, क्या हो जाएगा डी, फील्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। अ लोअर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट देखो, एक तो सीयू आपका सिंगल इरिगेशन में पढ़ोगे, अभी आप डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी समझ लो, ये आपका होता है 1 माइनस का वाई बार 1 का डी बार, इसको मैं बताऊंगा सिग्मा एक्स एम एन होता है, अलग से पढ़ेंगे, दोनों एक ही बात है, कुछ वो नहीं है। ये आपने पानी अप्लाई करा, मैंने 4 पॉइंट लिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पानी लिया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर मिला है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मिला है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मिला है, आपको देख लो डेप्थ में फ्लक्चुएशन है, इस डेप्थ के फ्लक्चुएशन को मेजर करता है डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट। तो जितना आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा, जितना यूनिफॉर्म रहेगा, अगर 2-2 आपका होता तो कितना अच्छा यूनिफॉर्मेशन होता, हर जगह सेम पानी पहुंच रहा है सेम डेप्थ में, तो आपको ये मेजर करता है अनइवन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लॉन्ग रन। ये आपके लोअर यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट का मतलब है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, डी। द फील्ड कैपेसिटी विल्टिंग पॉइंट, फील्ड कैपेसिटी आपकी 25%, द विल्टिंग पॉइंट इज 15% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.5 and the root zone depth is 0.8 meter. The storage capacity of the soil is, आपको पता है डेप्थ ऑफ वाटर आप कितना हो जाएगा, डेट इज फील्ड कैपेसिटी माइनस विल्टिंग पॉइंट बाई 100 इंटू रो एस बाई रो डब्ल्यू इंटू डेप्थ ऑफ रूट जोन, यही आपका फॉर्मूला आपका होता है। तो आपको हो जाएगा 25 माइनस 15 बाई 100 डेट इज 1.5 बाई 1, और डेप्थ ऑफ रूट जोन कितना हो जाएगा 0.8। सो इफ यू सॉल्व इट, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका ये आएगा 12 सेंटीमीटर, कितना आएगा, इट इज 12 सेंटीमीटर, तो सी से राइट आंसर 12 सेंटीमीटर। इफ द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज 5 सेंटीमीटर, ये नेट इरिगेशन होती है क्रॉप में, ये 5 सेंटीमीटर है। फील्ड एफिशिएंसी जब वाटर अप्लाई करो तो एफिशिएंसी आपकी है 60%, तो ग्रोस इरिगेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ग्रोस इरिगेशन 5 से ज्यादा होगा, तो ग्रोस इरिगेशन आपको हो जाएगा 5 डिवाइडेड 0.6, क्यों, आपको ज्यादा चाहिए इसलिए आप एफिशिएंसी डिवाइड कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपको नेट गिवन है तो एक ही फॉर्मूला याद करो, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय इक्वल टू नेट इरिगेशन डिवाइड बाय द एफिशिएंसी, फील्ड एफिशिएंसी, बस यही है। ये 5 है डिवाइडेड 0.6, इफ यू सॉल्व इट इट विल बी द 8.33 सेंटीमीटर, बी। अमोंगेस्ट द लैंड लेवलिंग मेथड, द मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा, लैंड लेवलिंग के 4 मेथड आपके क्या होते हैं, प्लेन मेथड, प्रोफाइल मेथड, प्लेन इंस्पेक्शन मेथड और कंटूर एडजस्टमेंट मेथड। प्लेन मेथड आपका होता है मोस्ट कॉमन और प्लेन ग्रेड के लिए आपका होता है। ये कंटूर एडजस्टमेंट यूज करते हैं आपके स्टीप स्लोप में, ये आप करते हैं मॉडरेट टू फ्लैट स्लोप में, और ये आप करते हैं वेरी फ्लैट स्लोप में, और ये आप करते हैं लगभग प्लेन लैंड में। तो मोस्ट कॉमन क्या हो जाएगा, प्लेन मेथड वाला, ये सब। द परमिसिबल डेप्थ ऑफ द अर्थवर्क, आपने मान लो लैंड लेवलिंग करा, ये तो आपने इसको लेवल करा, लेकिन डेप्थ में वेरिएशन कितना हो सकता है, ±3 सेंटीमीटर, मैंने बताया भी था, परमिसिबल डेप्थ ऑफ द अर्थवर्क इज ±3 सेंटीमीटर। एज पर द BIS रिकमेंडेशन द शेप ऑफ द लाइन कैनाल, लाइन कैनाल वो कैनाल होती है जिसमें हम कोटिंग कर देते हैं, कंक्रीट की लेयर बिछा दी, तो शेप आपकी होती है ट्रेपेजोइडल, किसकी होती है, ट्रेपेजोइडल शेप की, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो बी ट्रेपेजोइडल इज राइट आंसर। सब इरिगेशन इज यूजफुल, देखो आपको ये सब इरिगेशन होता है प्लांट की रूट के नीचे अप्लाई करना, ये सब इरिगेशन सब अप्लाई कर रहे हो, ये तब यूजफुल है अगर आपका कैपिलरी मूवमेंट बहुत रैपिड हो रहा है, जितना कैपिलरी मूवमेंट रैपिड होगा आपको उतना इरिगेशन अप्लाई, बहुत, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। When the capillary movement is rapid in the root zone depth, the subirrigation is very useful, very useful. See, infiltration rate, अगर आप इरिगेशन अप्लाई कर रहे हो, ऐसा आपने पानी अप्लाई करा तो वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अब और अप्लाई करोगे तो वाटर अंदर नहीं आएगा, क्यों, ऑलरेडी सोइल के जो पोर्स हैं जिससे आपका पानी अंदर जाता है वो फिल्ड हो गए वाटर से, तो द फिल्ट्रेशन रेट विल डिक्रीज विद द इरिगेशन, तो इट विल डिक्रीजेस विद द इरिगेशन। द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, सबका लिख देते हैं, पहला आपका होता है मेन कैनाल, फिर आपका पानी आता है ब्रांच कैनाल में, फिर आपका आता है मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर आपका आता है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में, फिर आपका आता है वाटर कोर्स में। मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में आप मेन कैनाल में रहेगा 280 से 425 मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना, डिस्चार्ज रेट ही है। यह आपका रहेगा 4 से 8.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसमें रहेगा 0.75 टू 5.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, यह आपका रहेगा लेस देन 0.75 मीटर क्यूब पर सेकंड, यह आपका रहेगा 0.03 से 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड। अब ये ध्यान रखना, इन दोनों के लॉस जो है 30 से 40% नहीं होते, इसको ठीक कर लेना, मैंने लिखवा रहा 30 से 40% होते हैं, इसको ठीक कर लेना नोट, क्योंकि आई सिर्फ वो आंसर नहीं मान रहा, क्योंकि नेट से मैंने पढ़ा था उसमें ये लिखा था, ठीक है, और इसमें भी लेस देन, इसमें मोर देन 5% होते हैं, तो ये भी नहीं है, नहीं मतलब नहीं तो नहीं,
मतलब losses from the branch canal and main canal is not equal to the 30 to 40%. Please correct it, right? तो B आपको हो जाएगा, that is minor distributor कितना हो जाएगा, this 750. इसको कन्वर्ट करोगे 0.75 मीटर क्यूब को, 750 लीटर पर सेकंड आएगा, तो इससे कम होता है, that is this B. 1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, ये आपको होता है 1000 लीटर पर सेकंड. ये तो इसमें ऐसा क्या है भाई. माइनर इरिगेशन, माइनर आपका होता है लेस देन 2000 हेक्टेयर. ये आपको कल्चरेबल कमांड एरिया से 1978 से अब तक जो क्लासिफिकेशन है. मेजर मीडियम आपका रहेगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर, और मेजर आपका रहेगा ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर. तो इट इज क्या हो जाएगा, ए लेस देन 2000. इफ द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फिर से आपका आ गया नेट इरिगेशन आपकी क्रॉप पर, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कितनी है 8 सेंटीमीटर. फील्ड एफिशिएंसी कितनी है 70%. यहाँ पे कितना चाहिए होगा, ज्यादा चाहिए होगा. FIR आपका हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 0.75, तो इट 10.66 सेंटीमीटर. ए इज राइट आंसर. इफ द ग्रोस इरिगेशन, अब यहाँ पे उल्टा दे दिया, ग्रोस इरिगेशन गिवन है 15 सेंटीमीटर, एफिशिएंसी गिवन है 80%, तो नेट इरिगेशन कितना होगा, वही फॉर्मुला में लगाना है. ग्रोस इरिगेशन इक्वल टू होता है नेट इरिगेशन डिवाइड बाई एफिशिएंसी, तो ले आओगे 15 इंटू 0.8, तो ये आपको हो जाएगा डेट इज 12. तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा. द कैपेसिटी ऑफ अ मेजर डिस्ट्रीब्यूटर, देखो यही आपका आ गया, फिर से यही ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर. ये मेजर डिस्ट्रीब्यूटर कितना है, देखो ये 0.75 से 5.5 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा दिस 0.75 से 5.5 मीटर क्यूब पर सेकंड. अ क्रॉप रिक्वायर्ड दिस मच ऑफ द इरिगेशन, 4 सेंटीमीटर ऑफ द इरिगेशन वाटर. इफ द 5 सेंटीमीटर इज अप्लाइड टू द फील्ड, द एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो जाएगा 4/5 into 100, that is 80%. C. The actual area irrigated by an outlet in an year, ये आपकी होती है इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन. इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन, आपने कितना एरिया इरिगेट करा है. ये मान लो एक साल में आपने इतना इरिगेट करा फ्रॉम सिंगल आउटलेट, फ्रॉम वन आउटलेट, ये तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन होती है. इसको हम ऐसे भी लिखाते हैं नेट कल्टिवेटेड लैंड डिवाइड बाई टोटल लैंड, या फिर नेट क्रॉप्ड लैंड डिवाइड टोटल लैंड. इट कैन बी कैलकुलेटेड इन अ परसेंटेज और इन द एक्चुअल हेक्टेयर इरिगेटेड, दोनों में निकाली जा सकती है. तो सी द इंटेंसिटी ऑफ द इरिगेशन. अ स्ट्रीम ऑफ 20 लीटर पर सेकंड इज अप्लाइंग, ये रहा आपने स्ट्रीम अप्लाई करी जिसका डिस्चार्ज है 20 लीटर पर सेकंड, ठीक है. इस अप्लाइंग फॉर द 4 सेंटीमीटर, आपने जब अप्लाई करा तो क्रॉप को मिला कुछ लॉसेस वगैरह हो गए, 4 सेंटीमीटर इरिगेशन वाटर आपको क्रॉप में मिला इन 1 हेक्टेयर. एरिया आपका 1 हेक्टेयर. द टाइम टेकन फॉर दिस, आपको पता है जितना आप अगर मान लेगी फील्ड एफिशिएंसी 100%, आपको वॉल्यूम इक्वेट करना है, तो वॉल्यूम आपको हो जाएगा डेट इज Q इंटू टी, डिस्चार्ज इंटू टाइम इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ. आप वॉल्यूम दो तरीके से निकाल सकते हो, वही आप कर रहे हैं. तो 20 -3 टाइम निकालना है. एरिया कितना है 1 हेक्टेयर, 10⁴. डेप्थ कितना है 4 सेंटीमीटर, डेट इज 4/100. तो अगर आप यहां से टाइम निकालोगे, सोल्व नहीं करा गया ये वाला, कर रखा है. 5.55 आवर्स आ रहा है, 5.55 आवर्स, 5.55 घंटे. सोल्व करना वाला टी आपका आएगा 20,000 सेकंड, 20,000 36 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा. ठीक है, वो तो बच्चों वाली चीज है. द मेन कैनाल की आपको पता है कितनी होती है, 280 से 425. मेन कैनाल हो जाता है 420 वाला, 420 वाला आपको याद रखना है, 280 से 425, दैट इज सी. माइनर इरिगेशन लेस देन 200 हेक्टेयर, ये तो बहुत ही आसान है. इन द लैंड ग्रेडिंग रेशियो, द कट फिल रेशियो नॉर्मल रहता है 1.2 से 1.6, और मैक्सिमम से मैक्सिमम जा सकता है लोअर से लोअर 1.1, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.2. तो ये तो नहीं होगा, मतलब नॉर्मली 1.2 से 1.6 होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. मोस्ट ऑप्लीकेबल आंसर आपका बी है, 1.2 से 2. रेशियो ऑफ अ कल्टिवेटेड लैंड टू अ नेट कल्टिवेटेड लैंड, ये आपकी होती है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन की कल्टिवेटेड लैंड कितना है डिवाइड बाय टोटल कल्टिवेटेड लैंड, मतलब नेट कल्टिवेटेड लैंड टू टोटल कल्टिवेटेड लैंड. और ये भी होता है कि एरिया इरिगेट कितना कर रहा है एक साल में सिंगल आउटलेट से, ये भी इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन ही होता है. एक और होता है कितना क्रॉपिंग एरिया है डिवाइड बाय टोटल क्रॉपिंग एरिया, वो सब एक ही बात है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. कैपेसिटी फैक्टर आपका क्या होता है, मीन सप्लाई डिस्चार्ज रेट डिवाइड बाय द मैक्सिमम सप्लाई डिस्चार्ज रेट, ये ध्यान रखना. टाइम फैक्टर आपका क्या होता है, एक्चुअल कैनाल ने कितना रन करा डिवाइड बाय द क्रॉप पीरियड. सब इरिगेशन इज यूजफुल, फिर से आ गया सब इरिगेशन ऑफ यूरो कैपिलरी मूवमेंट इन रूट जोन इज रैपिड. ये तो बहुत ही मेरा वो है फेवरेट क्वेश्चन है. एरेशन ऑफ द वाटर, आप क्या करते हो, एरेशन करते हो. एरेशन का मतलब है एयर को बाहर निकालना. वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इससे आपकी स्मेल आती है बुरी बुरी. तो इस ओडोर का मतलब होता है स्मेल को, तो स्मेल को दूर करने के लिए हम एरेशन ऑफ वाटर करते हैं.
द मोस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट, आपको पता है आजकल डिसइंफेक्टेंट आपका यूज करता है क्लोरीन, आपको शुद्धिकरण करने के लिए वाटर का, प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्लोरीन का यूज करते हैं। दैट इज मोस्ट आइडियल डिसइंफेक्टेंट आपका होता है ड्रिंकिंग के लिए। द रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई डिस्चार्ज, देखो आ गया मीन सप्लाई डिवाइड बाय द फुल सप्लाई डिस्चार्ज, फुल मतलब ये मैक्सिमम या फुल, ये आपका होता है कैपेसिटी फैक्टर, दैट इज ए। ये मैंने बताया हुआ था रबी और खरीफ के लिए कितना होता है बताना आप, रबी और खरीफ के लिए कितना था, एक के लिए 0.7 to 0.8 था, याद रखो। द वॉल्यूम ऑफ द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू वाटर डिलीवर टू द फील्ड, ये देखो ये रहा, आपने यहाँ फील्ड में अप्लाई करा, ये WS मिला, तो ये आपका होता है फील्ड एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। वाटर कोर्स आपके गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट नहीं होते हैं, इस मेंटेन बाय द फार्मर, तो गवर्नमेंट चैनल बिल्कुल गलत, पॉलिटी ये भी नहीं, तो नॉन गवर्नमेंट चैनल बिल्कुल ठीक है, फार्मर द्वारा मेंटेन होते हैं। डिस्चार्ज आपका होता है 30 से 40 लीटर पर सेकंड या 0.03 to 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड। कमांड एरिया ऑफ एन इंटायर प्रोजेक्ट, आपके इंटायर प्रोजेक्ट जो आपका होता है ना दिस कमांड एरिया, ये आपके अलग अलग उसमें लाइक एक आपका साउथ इंडिया था, नॉर्थ इंडिया, तो मैंने बताया था एक आया कट था और एक चाक था, दोनों मैंने बताए थे आपके, आया कट और चाक, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, ये आपका हो जाएगा आया कट। आया कट में बेसिकली आपका आता है केनाल वाला हिस्सा, केनाल ऊपर का जो हिस्सा है, चाक में आता है नीचे वाला हिस्सा लाइक वाटर कोर्स और ये सब फील्ड चैनल और ये सब, तो मेन आपका क्या हो जाएगा आया कट हो जाएगा आंसर। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द फीड लेवलर्स यूज बाय द फार्मर्स, फार्मर जो फीड लेवलर यूज करते हैं वुडन प्लैंक और लॉक्स, वुडन प्लैंक्स और लॉक्स, मैंने बताया बताइए ये यूज करते हैं, ये वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब। इन द लैंड शेपिंग कट फील्ड रेशियो जो होगा हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, वैल्यू रहेगी 1.2 से 1.6 के बीच में नॉर्मल, मैक्सिमम रेंज आपकी होती है 1.1 से 2 आपका रहेगा ऑर्गेनिक मैटर के लिए। ये आपका निकलता है कट निकलता है आपका एलिवेशन ऑफ सेंट्रोइड माइनस एलिवेशन ऑफ गिवन पॉइंट, अगर आपका माइनस में है तो कट हो जाएगा, प्लस में है तो फिल हो जाएगा। माइनस में कैसे होगा, तो माइनस है तो यानी माइनस का मतलब क्या है कि ये वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ये एलिवेशन ज्यादा है, हमें इस तक लेकर आना है तो हमें कट करना पड़ेगा। in order to smoothing the irregularities resulting from a tillage operation and to make the small bund that can be used, bund scraper, floor bund former सभी यूज कर सकते हैं बंड को करने के लिए। the ratio of a water stored in the root zone, तो ये तो आपका वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी बहुत बार पूछा गया। the approximate amount of the irrigation to be added for the, मैंने बताया था इरिगेशन आपका मीडियम लूमी सोइल के लिए आपका रहेगा 10 से 15 सेंटीमीटर, मीडियम लूमी सोयल 10 से 15 सेंटीमीटर, दैट इज बी। अंडरग्राउंड पाइपलाइन स्ट्रक्चर आर वाइडली यूज फॉर द इरिगेशन, ये कैनाल इरिगेशन के लिए बिल्कुल यूज नहीं होते, ऊपर के लिए आपको होता है वाटर कन्वेयर स्ट्रक्चर, टैंक के लिए भी यूज नहीं होते, स्प्रिंग के लिए भी नहीं, आपके होते हैं लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ये आपके होते हैं ग्रेजुअल स्लोप पर, ये कैनाल के लिए यूज नहीं होते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाएगी। द स्ट्रक्चर विच इज इकोनॉमिकल व्हेन अ कैनाल हैज टू क्रॉस अ वाइड डिप्रेशन, देखो आ गया आपके स्ट्रक्चर थे साइफन, इन्वर्टेड साइफन, कलवर्ट, फिर था आपका एक्यूडक्ट, फिर था आपका सुपर पैसेज, ये दोनों थे ड्रेनेज का। एक्यूडक्ट में क्या था आपकी ड्रेनेज, आपकी कैनाल ऊपर रहेगी ड्रेनेज नीचे रहेगा, सुपर आपका बिल्कुल उल्टा है, ड्रेनेज ऊपर कैनाल नीचे, ये तो ये आपके हो गए ड्रेनेज लाइन के, जब कैनाल आपकी ड्रेनेज से ऊपर जा रही है तो एक्यूरेट, जब कैनाल आपकी ड्रेनेज से नीचे आ रही है तो आपकी ये वाली। इन्वर्टेड साइफन में क्या था, अगर आपका वाटर लेवल ऊपर है, ये रहा वाटर लेवल, और यहाँ पे कोई गड्ढा आ जाए ये, तो आप ऐसा साइफन बनाते हो, आप पानी को ये स्ट्रक्चर बनाओगे ऐसा करके, पानी यहाँ आएगा ऐसे करके, फिर यहाँ चलेगा यहाँ, मतलब वाटर लेवल ऊपर हो, जब आपका वाइड डिप्रेशन आ जाए रोड पर तो आप इसका यूज करते हो इन्वर्टेड साइफन का। कलवर्ट इसका उल्टा होता है, जब रोड आपकी ऊपर हो, रोड आपकी एरी और वाटर आपका नीचे है, अब आपको वाटर जो है रोड के ऊपर से ऐसे लेके आना है, तो आपको उल्टा रहता है। कलवर्ट आपका रहेगा व्हेन द रोड इज हाई देन द वाटर, इन्वर्टेड साइफन व्हेन द वाटर इज हाई एंड द रोड, एंड द सेकंड कीवर्ड इज हाई डिप्रेशन। A structure is used as a junction in underground pipeline system where the branch line takes off from the main line in different direction। देखो यही रहा आपका, ये रहा, ये आपका स्ट्रक्चर होता है, पंप होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे गेट स्टैंड लगा होता है, पंप स्टैंड इसको बोलते हैं। पंप स्टैंड क्या करता है, हेड को मेंटेन करेगा, फिर जो हेड जनरेट करेगा, यहाँ पे आपका पाइपलाइन आ गई, यहाँ पे लगा होता है गेट स्टैंड। गेट स्टैंड क्या करेगा, ये आपकी मेन पाइपलाइन आ रही है, अगर मुझे किसी ब्रांच पाइपलाइन में भेजना तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए वॉल लगी होती है, तो ये आपका होता है दैट इज अ गेट स्टैंड। गेट खुलता है मतलब डायरेक्शन, गेट मतलब हमेशा डायरेक्शन, गेट मतलब डायरेक्शन, गेट स्टैंड डायरेक्शन कंट्रोल। वाटर कन्वेयर स्ट्रक्चर, देखो वाटर कन्वेयर स्ट्रक्चर क्या होते हैं, पानी को एक स्थान दूसरे स्थान पे ले आने के लिए आपको वाटर कन्वेयर स्ट्रक्चर यूज होते हैं। तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द डिफरेंट, बिल्कुल ठीक है। द चैनल टू और द पाइपलाइन और द क्रॉस रोड डिप्रेशन, हाँ अगर मान लो कि कोई रास्ते के बीच में कोई डिप्रेशन आ जाए, कोई चैनल आ जाए, ड्रेनेज लाइन आ जाए,
तब भी आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हो, कूद के चले हो, ऐसे चले हो, ऐसे करके, तो वो भी आएंगे, बिल्कुल ठीक है। इरोजन कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तीनों के तीनों फैक्ट बिल्कुल ठीक है। 1 क्यूबिक डे ऑफ द वॉल्यूम इस कितना होगा आपका, ये तो निकाल सकते हो यार। 1 मीटर क्यूब करना, 1 क्यूबिक डे ऑफ द वॉल्यूम लाइक 24 इंटू 3600, ये करोगे तो आपका आ जाएगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है। और 1 क्यू मेगा, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, तो आपने ये करा क्यू इंटू टाइम कितना ले लिया, एक दिन, 24 इंटू 3600, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 86400 मीटर क्यूब। इन द लाइन कैनाल द परमिसिबल फ्लो वेलोसिटी, मैंने बताया था लाइन कैनाल में आपकी रहती है 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5 मीटर पर सेकंड, और अर्थन चैनल में कितनी रहती है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। लाइनिंग ऑफ द कैनाल, लाइनिंग क्या करेगी, तो सीपेज रिड्यूस द वाटर लो, रिड्यूस सीपेज, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीजिंग द कैरिंग कैपेसिटी, बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आपने सीपेज, आपको मान लो कि ये आपकी कैनाल है, ऐसे कोई बेड है, यहाँ से पानी, कैनाल समझ रहे हो, पानी आपका फ्लो हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे लेयर बिछा दी कंक्रीट की, तो पानी अंदर नहीं आ सकता, सीपेज कम हो गया, सीपेज कम हो गया तो पानी यहाँ पे ज्यादा फ्लो होगा, डिस्चार्ज कैपेसिटी बढ़ गई, लॉस नहीं हो पा रहा। मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं भाई, कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट तो आपकी इंक्रीज होगी भैया, मतलब लगाने की कॉस्ट इंक्रीज होगी, पर मेंटेनेंस तो आपका कम हो जाएगा। अगर आपका कंक्रीट नहीं लगा होता तो ज्यादा मेंटेनेंस ही होती, अब तो मेंटेनेंस कम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 1 and 2 इज करेक्ट। आप समझ रहे हो, मतलब हो सकता है इसको लगाने में कॉस्ट ज्यादा आएगी, कंक्रीट लेयर आपको बिछानी है ऊपर, आप समझ रहे हो, फर्श बनाना समझ लो, लेकिन आपकी मेंटेनेंस कम हो जाती है। फर्श लगाते हो ना, आपको रोज सफाई नहीं करनी होती, वही वाली बात है, मेंटेनेंस कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। तो पहला और दूसरा ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द वाटर कन्वेयंस सिस्टम इज ओपन चैनल। मोस्ट कन्वेंस आपको ये किसी भी टोपोग्राफी में होता है, अनइवन टोपोग्राफी कहीं भी, ग्रेविटी के अंदर काम करता है। 1 हेक्टेयर में आपके होते हैं 10⁴ स्क्वायर मीटर। इन द क्लोरीन ट्रीटमेंट ऑफ द इरिगेशन द क्वांटिटी ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं, COA Cl2 होता है, इससे हमें Cl2 मिलता है, ये आपका होता है 2 mg पर लीटर के रेट पे आप इसको ऐड करते हैं। टू फाइंड आउट द डेप्थ ऑफ द विच 1 हेक्टेयर ऑफ दिस इरिगेटेड इन दिस आर, तो आपको पता है एरिया, वॉल्यूम इक्वेट करना है, डिस्चार्ज इनटू टाइम इज इक्वल टू एरिया इनटू डेप्थ, ये आपको हो जाएगा 7.5 × -3, टाइम रहेगा r × 3600, एरिया आपका रहेगा 10⁴ इंटू डेप्थ। सो इफ यू सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करना, जो भी आपका आएगा आंसर उसे लिख देना, ये आपका आएगा 2.16 सेंटीमीटर, है ना, ये मैंने सॉल्व नहीं कर रखा, ठीक है। प्रोजेक्ट हैविंग द कल्चर कमांड एरिया टू बी क्लासिफाइड एज मीडियम, मीडियम में कितना रहेगा, 2000 से 10,000, तो 20 और राइट। ओपन चैनल क्या हो जाएगा आपका, ओपन चैनल आपका हो जाएगा एडॉप्टेड इन अनइवन एंड रोलिंग टोपोग्राफी, किसी भी टोपोग्राफी में काम कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। अंडरग्राउंड आपका रहेगा ग्रेजुअल स्लोप पे काम करता है, व्हेन द स्लोप इज ग्रेजुअल और वेरी लिटिल, बहुत कम स्लोप है तब ये काम करता है। ओपन पाइपलाइन, जो ऊपर की पाइपलाइन होती है वो आपके फ्रूट वगैरह के लिए यूज होती है, सी सुटेबल फॉर द फ्रूट क्रॉप्स, ओपन पाइपलाइन। ग्रास वाटर वे आपका होता है, डेट इज दिस, ये डेट इज सॉइल डेट ब्रेक एंड फ्रॉम द कल्चर चैनल, ठीक है। 1 लीटर ऑफ दिस आपको हो जाएगा 1000 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब है, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर है, तो 100 3 बार है तो 100 × 100, तो दिस तो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो क्या बच्चों वाले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट मेथड, चीपेस्ट मेथड क्या है, पहले तो क्या करते हैं लोग, कैनाल में पानी आ रहा होता है तो रिवर में पानी आ रहा है, यहीं से एक डाइवर्ट कर लो बस पानी को अपने लैंड में, ये चीपेस्ट है भाई, कुछ नहीं करना, आपको डाइवर्टिंग सिस्टम बनाना है, तो डाइवर्जिंग फ्रॉम अ फॉलोइंग स्ट्रीम, सबसे आसान है, सबसे सस्ता ही है। बार्ली रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, जो बार्ली क्रॉप होती है उससे कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, ठंडा क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। ओवर इरिगेशन, अगर आपने ज्यादा इरिगेशन कर दिया, तो अगर आपने ज्यादा इरिगेशन कर दिया तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड नहीं, क्रॉप यील्ड और कम हो जाएगा बेसिकली। मेंटेनिंग फर्टिलिटी नहीं, आप ज्यादा पानी अप्लाई करते हो तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है, आपको सिर्फ उतना ही पानी अप्लाई करना है, इतना अच्छा होता नहीं, सभी गलत है। एफिशिएंट इरिगेशन, अगर आपने इरिगेशन एफिशिएंट करा, सबसे मेन होता है क्रॉप यील्ड, इंक्रीज क्रॉप यील्ड आपको मिलता है, दिस वन, दैट इज द मेजर आंसर, राइट आंसर। द वाटर कन्वेंस इज रिलेटेड टू, वाटर कन्वेंस आपका कितना हो जाएगा, वाटर, ये आपका होता है देखो सोर्स, दैट इज द वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द सोर्स, ये आपकी फील्ड है, ये होता है वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, ये आपका होता है वाटर स्टोर्ड इन द क्रॉप जोन, इनके बीच में होती है कन्वेंस एफिशिएंसी, इनके बीच में होती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी, और इरिगेशन से पहले कितना चाहिए होता है, उनके बीच में आपकी होती है वाटर स्टोर्ड एफिशिएंसी, वाटर स्टोर्ड, ये वाटर एप्लीकेशन, ये वाटर कन्वेंस, ईसी, तो ये आपको हो जाएगा WF डिवाइड बाय WD। तो वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी इज रिलेटेड टू द फॉलोइंग, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन बिल्कुल नहीं, वाटर नीडेड नहीं, ये तो आपकी वाटर स्टोर्ड वाटर नीडेड किस में चाहिए होती है, स्टोरेज में,
यूनिफॉर्मिटी नहीं, ये आपकी होती है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ईडी 1 माइनस का वाई बार डिवाइड बाय डी बार। डी बार आपकी होती है एवरेज डेप्थ, वाई बार होती है डेविएशन फ्रॉम द डेप्थ, तो मेजर करता है कितना डेविएशन हो रहा है एवरेज डेप्थ से, तो ये तीनों नहीं है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी इज एवरेज डेप्थ ऑफ द वाटर ड्यूरिंग द स्टोरेज, ये आपका इंडिकेट करता है कितना आपकी डेप्थ यूनिफॉर्म है इरिगेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन कितना यूनिफॉर्म है। इसका फॉर्मूला आपका होता है ईडी का 1 माइनस का वाई बार डिवाइड बाय डी बार इंटू 100। फॉर एग्जांपल मान लो आपने दो पॉइंट है, आपने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर अप्लाई करा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, तो एवरेज डेप्थ निकालो, एवरेज डेप्थ क्या हो जाएगा 2 + 1/2 दैट इज 1.5, तो यहाँ की आपकी आएगी डी बार 1.5। फिर आप डेविएशन निकालते हो, इनका डेविएशन कितना है 2 - 1.5, साइन बस पॉजिटिव लेना 0.5, बड़े में छोटे, इनका डेविएशन कितना आएगा इट इज y1, y2 कितना आएगा, इसको 1.5 में से 1 माइनस करोगे तो डेट इज आल्सो 0.5, इन दोनों का फिर एवरेज निकालो, इट्स द एवरेज डेविएशन, तो ये एवरेज डेविएशन आपको हो जाएगा डेट इज 0.5 + 0.5/2 डेट इज 0.5। एवरेज डेप्थ यहाँ पे कितनी आई थी 1.5, यहाँ से निकलता है मतलब कितना आप यूनिफॉर्मली अप्लाई कर रहे हो। 1 हेक्टेयर कितना हो जाएगा 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो ठीक है। माइनर इरिगेशन स्कीम मैंने बताया था, माइनर इरिगेशन में क्या होता है ग्राउंड भी होता है सरफेस भी होता है, इट्स अ ग्राउंड माइनर इरिगेशन, सरफेस वाटर इरिगेशन एंड ग्राउंड वाटर इरिगेशन दोनों होते हैं। माइनर में लेस देन 2000 हेक्टेयर आपका होता है। द फ्लो रेट फ्रॉम अ कैनाल आउटलेट, ये कैनाल आउटलेट है। कैनाल आउटलेट क्या होता है जब आपका ये वाटर आपकी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी सॉरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही होती है, H1 Q1 हेड है, ये आपकी यहाँ पे आउटलेट लगा होगा, फिर ये वाटर कोर्स में आपकी पहुंचती है Q2 H2 हेड में, राइट। तो ये जो आपका क्यू डिस्चार्ज है ये डिपेंड करेगा कि एक तो साइज ऑफ आउटलेट कितना है, उसके ऊपर कितना आपका हेड कितना है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज और डिपेंड अपॉन द हेड, तो बोथ। The cultivable command area for the minor irrigation less than 2000 hectare. If the net irrigation requirement को अंदर लिखूँ हमेशा 10 सेंटीमीटर, efficiency is 80%, तो gross irrigation requirement फील्ड बाहर कितनी चाहिए GIR, तो GIR इक्वल टू हो जाएगा NIR डिवाइड बाई 0.8, तो 10 डिवाइड बाई 0.8 ये करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12.5 सेंटीमीटर। इरिगेशन इज नेसेसरी, इरिगेशन आपको दिखाता है प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि, जितनी आपका इरिगेशन होगा उतनी आपकी समृद्धि होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड ग्रेडिंग मेथड, लैंड ग्रेडिंग मेथड कौन कौन से थे, प्रोफाइल, प्लान, प्लान इंस्पेक्शन, कंटूर एडजस्टमेंट और लेजर, तो ये भी है ये भी है, ये भी ट्रिप एडर मेथड नहीं है। 4 पॉइंट इस कैलकुलेटर अर्थवर्क वॉल्यूम, ये अर्थवर्क वॉल्यूम के लिए आपका होता है वी से निकालते हो, वी एफ निकालते हो, ये आपका होता है L²/4 सिग्मा C² डिवाइड बाई सिग्मा C + सिग्मा F, ऐसे करके निकालते हो वॉल्यूम ऑफ कट, ये सबसे एक्यूरेट मेथड आपका होता है 4 पॉइंट, इट्स मोस्ट एक्यूरेट। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर, हेक्टेयर आपका 10⁴, सेंटीमीटर आप करोगे तो 1/100, तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा, दैट इज 100 मीटर क्यूब। द फैक्टर विच अफेक्ट द इरिगेशन एफिशिएंसी, सब कुछ डिजाइन ऑफ इरिगेशन सिस्टम कैसा है, डिग्री ऑफ लेट प्रिपरेशन कैसा है, स्किल कैसा है, ये सब डिपेंड करेगा ना इरिगेशन एफिशिएंसी में। टू कैरी द इरिगेशन चैनल अक्रॉस द रोड, आपको पता है अगर आपका वाटर सरफेस ऊपर है राइट और ये आपकी रोड नीचे है, डिप्रेशन आपका आ गया, तो आपको ये आपका होता है वाइड डिप्रेशन या फिर रोड क्रॉसिंग स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा साइफन, ये आपका बड़ा मेन है। द कॉमन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न यूज इन द कैनाल इरिगेशन, जो आपका कॉमन आपका यूज होता है वो आपका बाराबंडी होता है, सबसे पहले आपका बाराबंडी आया था, सबसे आपका आंसर ना बाराबंडी में ही मिलेंगे, जो कॉमन आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, उसको मेजर पावरफुल टूल ही बोला जाता है, मेजर पावरफुल टूल। अभी भी ये मैक्सिमम होता है, ये आपका लैंड होल्डिंग के वजह से होता है, तो कॉमन भी असर यूज होगा और मेजर पावरफुल टूल भी है दोनों। रेट ऑफ द इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड पर यूनिट डिक्रीज इन द इरिगेशन एप्लीकेशन, देखो आपने इरिगेशन अप्लाई करा, जो आपका वो रिस्पॉन्स फैक्टर था क्या था KY, दैट इज द क्रॉप यील्ड रिस्पॉन्स फैक्टर, यही मेजर करा था कितना यील्ड हो रहा है, कितना इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट में, इसी को इरिगेशन रिस्पॉन्स बोलते हैं। रिस्पॉन्स भी यही हुआ, अगर आप कम पानी अप्लाई कर रहे हो आपको कम यील्ड मिलेगा, यील्ड मतलब क्या उत्पादन, तो ये इज द इरिगेशन रिस्पॉन्स। ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ दिस कट फिल रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा एक से ज्यादा होता है, नॉर्मल रहता है 1.2 से 1.6 के बीच में, मैक्सिमम रेंज रह सकती है 1.1 से 1.2 के बीच में, हमेशा एक से ज्यादा होगा। एडवांटेज होता है माइनर इरिगेशन, माइनर इरिगेशन क्या होता है, एरिया कम है लेस देन 2000 हेक्टेयर, तो एरिया कम होगा तो कॉस्ट कम आएगी, एरिया कम है तो आपकी हाईली एफिशिएंसी होगी, आप इजिली मैनेज कर सकते हो, तो सारे एडवांटेज रहेंगे, लो कॉस्ट, इजिली मैनेजेबल, हाईली एफिशिएंसी। द डिजायर्ड कट और फिल, कट फिल का फॉर्मूला आपका क्या था, कट और फिल इट्स द एलिवेशन ऑफ अ सेंट्रोइड डिवाइड बाय द एलिवेशन ऑफ अ गिवन पॉइंट, लाइक जैसे ये आपका ये था, आपने 4 पॉइंट लिए, इसका एलिवेशन 100 मीटर था, इसका एलिवेशन और था 104 मीटर, इसका एलिवेशन 98 था, इसका एलिवेशन 99 था, आपने इनसे करके इनका एवरेज निकाला, एवरेज सपोज करो यहाँ आ गया 102,
अब आप बोलोगे यार ये 102 तो आपका है सेंट्रोइड का, माइनस पहला वाला क्या है 104 इससे ऊपर है, यानी 2 सेंटीमीटर मुझे हटाना पड़ेगा, राइट। ये 104 तो हमेशा ध्यान रखो, अगर माइनस साइन आएगा तो कट, प्लस साइन आएगा तो फिल। फॉर्मूला क्या होता है, एलिवेशन ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड आपने निकाला, इट्स अ प्रपोज्ड एलिवेशन, प्रपोज्ड आपने निकाला है, और गिवन क्या था, गिवन इज अ ओरिजिनल एलिवेशन, जो आपको ओरिजिनली गिवन था, और ये इन दोनों से निकाला है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन दिस ओरिजिनल एंड द प्रपोज्ड। द टर्म एक्सटेंसिवली यूज्ड एक्सप्रेस द परफॉर्मेंस ऑफ एन इरिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ इरिगेशन हम इरिगेशन एफिशिएंसी मेजर करते हैं, तो बहुत ही आसान है। चेजेस फॉर्मूला आपका होता है v इज इक्वल टू सी रूट आर एस, ये चेजेस फॉर्मूला आपका होता है। द अलाइनमेंट ऑफ अ कैनाल, अलाइनमेंट कैनाल के दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रिज लाइन के अक्रॉस आपका होता है, रिज लाइन अलोंग द रिज लाइन, अक्रॉस नहीं अलोंग, और दूसरा एक सुपर कैनाल आपकी होती है, साइड स्लोप कैनाल, सॉरी। मान लो एक कंटूर लाइंस है, डेट कंटूर लाइन, एक ऐसी कैनाल जो इसकी परपेंडिकुलर उसको बोला था साइड स्लोप कैनाल, यही पूछा था। तो रिज लाइन के अलाइनमेंट हो जाएगा कैनाल का अलाइनमेंट। इन द इरिगेशन प्रोजेक्ट आपके मीडियम आपको हो जाएगा 2000 से 10,000 हेक्टेयर, बिल्कुल ठीक है। द एफिशिएंसी विच इज इंपॉर्टेंट व्हेन द वाटर सप्लाई आर लिमिटेड, ये वो है ना बताया था, बहुत मेन है, वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ये आपका होता है वाटर स्टोर डिवाइडेड द वाटर नीड टू द एड टू इरिगेशन, ये तब बड़ा मेन हो जाती है जो आपकी सप्लाई लिमिटेड है, पानी कम है, द वाटर इज कम बट एक्सेसिव टाइम इज रिक्वायर्ड, आपका टाइम बहुत है, तो आप वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी आपके लिए मेन कंसर्न होती है, सी से बिल्कुल राइट, ताकि आप अच्छे तरीके अप्लाई कर सकते हो, धीरे धीरे अप्लाई करो। बुलडोजर्स आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड व्हेन द होल डिस्टेंस, होल डिस्टेंस जो होती है 25 मीटर से कम होनी चाहिए, तब बुलडोजर जो काम करते हैं, ये ऑलरेडी बताया था। तो सब इरिगेशन इज यूजफुल एंड द कैपिलरी मूवमेंट इन द वाटर इज रैपिड, ये तो बहुत बार आएगा पेपर में, बहुत बार आता है। अब बीआईएस रिकमेंडेशन द शेप ऑफ द लाइन कैनाल इज ट्रेपेजोइडल, व्हाट इज द रिकमेंडेड लैंड स्लोप इन अ हैवी क्ले सॉइल, अगर आप ये ध्यान रखोगे हैवी क्ले सॉइल का, ये था आपका 0.05 से 0.20%, ये रहा। फिर आपका ये हैवी क्ले था, फिर आपकी मीडियम लूमी सॉइल थी, फिर आपकी सैंडी सॉइल थी, ये आपका 20 से 40 था, फिर ये 25 से 65 था, 0.25 टू 0.65%, अगर आपको ये याद आ रहा हो तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, चाहे एक ही याद कर लो, सबसे ज्यादा हैवी क्ले पूछा जाता है 0.05 से 0.2% हैवी क्ले सॉइल। द सिस्टम कंसिडर्ड एज अ पावरफुल टूल फॉर प्रोमोटिंग द वाटर, आपका आगे को पावरफुल टूल हो, कॉमन मेथड हो, सब आपके 12 बंडी है, ये इक्विटी बेस पर था, लैंड होल्डिंग के बेस पर था। What is the most appropriate mechanical operated equipment for the fine grading in a small and a medium size field, आपको पता है स्मॉल एंड मीडियम टू आपके लिए आ गए थे व्हील टाइप, देखो एक तो होता है लार्ज लैंड, वहां पे ट्रैक्टर ड्रोन लेवलर चलते हैं, स्मॉल टू व्हील में व्हील टाइप ऑटोमेटिक लेवलर आपके आए थे उस समय, टू व्हील टाइप, तो टू व्हील ऑटोमेटिक लेवलर इज अ स्मॉल टू मीडियम फील्ड के लिए। व्हाट इज द फॉर्मेशन लेवल ऑफ द अपर ग्रिड एंड दिस, तो आपको पता है सेंट्रोइड दे रखा है 100 मीटर, हाइट ऑफ सेंट्रोइड आपकी कितनी है, दैट इज ये है 100 मीटर, ये है राइट। आपको ग्रिड डिस्टेंस रखी है 30 मीटर की, अब आपको निकालना होता है अपर ग्रिड और लोअर ग्रिड में, मान लो कि ये सेंट्रोइड मान लो, तो उससे ऊपर एक ग्रिड होगा, ये 30 मीटर का है, तो ये भी 30 का होगा। अब अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे जाऊं इस पॉइंट पे, तो इसका एलिवेशन कितना होगा इस पॉइंट का, आप समझ रहे हो। तो ये जरा सीढ़ियां बनाते हैं अच्छे से, ये रहा। व्हाट इज द फॉर्मेशन लेवल, मान लो ये सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड ग्रिड है, ये अपर ग्रिड है, लोअर ग्रिड है, ये सेंट्रोइड, ये अपर और ये लोअर, राइट। इसकी हाइट जो है मिड पॉइंट पर हाइट मेजर कर रहा हूँ, हवा में बना रहा हूँ ऊपर, ये आपकी 100 मीटर है, राइट। और ये ग्रिड डिस्टेंस कितनी है, ग्रिड डिस्टेंस यहाँ से आधा होती है, तो इनका हाफ जो हाफ ये भी ग्रिड डिस्टेंस ही हो जाएगी, आप समझ रहे हो, ये इसका आधा होगा, इसका आधा होगा, ये आपकी है 100 मीटर। स्लोप कितना है 2% है ये स्लोप, तो अगर आप देखोगे तो ये वाला मतलब लैंड आपका ऐसे आ रहा हो कहीं ऐसे करिए, राइट, आपकी स्लोप, तो स्लोप आपका क्या हो जाएगा, स्लोप आपकी हो जाएगी दिस हाइट, कितना आप मूव कर रहे हो, आप समझ रहे हो, ये हाइट है आपके ऐसे, तो ये वाली स्लोप हो जाएगी, ये वाली स्लोप मतलब कितना इससे ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये बताएगा x बाई दिस, सो ग्रिड डिस्टेंस कितनी है 30 मीटर, सॉरी ये 30 मीटर है, डिवाइड बाई 30, तो सबसे पहले x निकालो, x इक्वल टू स्लोप कितनी है 2%, 2 बाई 100 इंटू 30, तो आपको हो जाएगा 0.6 मीटर, मतलब इस वाले का एलिवेशन अपर वाले का 100 मीटर, 100 प्लस 0.6 होगा, इस वाले का 100 माइनस 0.6 होगा, ये बहुत ही आसान है, तो ये हो जाएगा 100.6 और ये आपको हो जाएगा 99.4, 99.94, है ना, सही कर रहा हूँ ना, 0.6 माइनस करोगे कितना आएगा, नहीं नहीं नहीं,
इसमें कुछ ठीक है, ये 99.4 होगा, ये ना गलत टाइप हो गया, 99.4 होना चाहिए, और ये 100.6, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक कर लेना, और प्रिंटिंग मिस्टेक है। What is the method for the land leveling design restricted to the loose level when it is feasible to grade the level to a true plane? मैंने बताया था, देखो आपके होते हैं एक प्लेन मेथड, एक था प्रोफाइल मेथड, एक था प्लेन इंस्पेक्शन मेथड, एक था कंटूर एडिशन। ये आपका स्टीप स्लोप पे था, ये मॉडरेट टू फ्लैट स्लोप के था, ये आपका वेरी फ्लैट स्लोप के लिए था, बट ये था बिल्कुल प्लेन के लिए, जब आपको ट्रू प्लेन चाहिए होता है और मोस्ट कॉमन आपका होता है, तो क्या हो जाएगा प्लेन मेथड। जब आपको बिल्कुल प्लेन आपको करना है, एक ट्रू प्लेन तक बिल्कुल प्लेनिंग करनी है उसकी। Which of the following component of canal irrigation is supposed to be maintained by the farmer water course? डिस्चार्ज आपका होता है 30 से 40 लीटर पर सेकंड। ये गवर्नमेंट द्वारा होती है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा होती है, ये भी गवर्नमेंट द्वारा होती है। Which of the following structure is not क्रॉस ड्रेनेज वर्क कंस्ट्रक्टेड ऑन अ कैनाल सिस्टम? अब क्रॉस ड्रेनेज को आपको होता है क्रॉसिंग के लिए क्या क्या बना सकते हैं हम? एक तो सुपर पैसेज बनाते थे हम, एक एक्विडक्ट आपके बनाते थे, एक साइफन बनाते थे, कलवर्ट बनाते थे, ये सब क्रॉसिंग स्ट्रक्चर है। तो कैंटिलीवर बीम ये गलत है, ये बाकी ये सब ठीक है। द अलाइनमेंट ऑफ अ कैनाल आर जनरली टेकन अलोंग द रिज लाइन, जो अलाइनमेंट ऑफ कैनाल होता है रिज लाइन के अलोंग होता है। लैंड ग्रेडिंग इज बेनिफिशियल इन अन इरिगेटेड एरियाज, क्योंकि आपको मॉइस्चर को आपको क्या करना है, कंजर्व करना है, इरोजन को कम करना है, ड्रेनेज को बढ़ाना है, अच्छा इरिगेशन करना है, तो सबके लिए आपका लैंड ग्रेडिंग यूज होगा। चेंजेस कांस्टेंट v इक्वल टू c रूट आर एस, v आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड यानी l बाई टी, c इज दिस, ये आपका r होता है l, तो अगर आप ये जाएगा तो आपको हो जाएगा l की और हाफ t की और माइनस इनवर्स दिस। द मोस्ट एफिशिएंट एंड वाइडली यूज फॉर द लैंड ग्रेडिंग, इसमें बहुत डाउट है क्योंकि इसका आंसर अवेलेबल नहीं है, इसके आंसर की अवेलेबल नहीं है यूपीपीसीएस की, इसके आंसर की 2020 की अवेलेबल नहीं है। अब जो लैंड ग्रेडिंग अर्थवर्क वॉल्यूम मान लो एक बार आप, इसके ना मेथड है आपके, कौन कौन सा मेथड है? पहला आपका 4 पॉइंट मेथड जिसमें आप ग्रिड बनाते हो, तो इसको ग्रिड मेथड ही बोल सकते हो एक बार, एक मिनट, ठीक है। दूसरा है आपका एंड पॉइंट मेथड, फिर आपका प्रिज्म मॉडल। एएम माइकल में 3 ही गिवन है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 ही पढ़ते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले 2 और पढ़ते हैं, एक स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर और सेक्शन। हमारे लिए 4 पॉइंट मेथड सबसे एक्यूरेट होता है और सबसे ज्यादा यूज होता है। अब इन्होंने दे रखा मोस्ट वाइडली एंड दिस। अब अगर मैं ग्रिड पॉइंट में, ग्रिड 4 पॉइंट में क्या होता है, ग्रिड ही बनाते हैं ऐसे करके, 4 पॉइंट बनाते हैं, उससे ग्रिड बनता है। अगर मैं ग्रिड वाले को ही 4 पॉइंट मानूं, पर ये लाइन कहीं लिखी नहीं है कि ग्रिड वाला ही 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट से ही, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मोस्ट एक्यूरेट आपका होता है। लेकिन लीस्ट स्क्वायर भी हो सकता है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है ना, वो बहुत सारे मेथड पढ़ते हैं, लीस्ट स्क्वायर, सेक्शन, प्रोफाइल, बहुत सारे हैं, उनमें सबसे एफिशिएंट लीस्ट स्क्वायर होता है। तो ये उन्होंने दोनों मिक्स करके पूछ लिया सिविल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, तो आंसर या तो सी है या ए है। अब क्या है भगवान जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज एंड द सोइल टेक्सचर अफेक्ट द इन्फिल्ट्रेशन रेट, बिल्कुल ठीक है आपका, ये तो बिल्कुल ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर अगर डालोगे तो इन्फिल्ट्रेशन रेट इफेक्ट होता है और सोइल टेक्सचर भी, दोनों चीजें इफेक्ट होती हैं। एक्चुअल एरिया इरिगेटेड इन एन ईयर इज फ्रॉम अ सिंगल आउटलेट इन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? वेल लोग आप कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल, आप वेल कुआं खोदते हो, डिटेल मटेरियल, बिल्कुल ठीक है। प्रोपेलर हम पंप में पढ़ेंगे, अ टाइप ऑफ द फैन होता है विच ट्रांसमिट द पावर बाय द कन्वर्टिंग रोटेशन टू अ थ्रस्ट, बिल्कुल ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक है, ये गलत है। टरबाइन पंप आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर में हो सकता है, लेकिन इसी में यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है टरबाइन पंप आपका। फॉर अर्थवर्क एस्टिमेशन ड्यूरिंग अ टेरेस कंस्ट्रक्शन वी नीड टू रेफर अ स्टैंडर्ड रेशियो। अर्थवर्क के लिए आपका मेन आपका होता है कट फिल रेशियो, स्टैंडर्ड रेशियो आपको होता है ग्रेड 1 होना चाहिए, 1.2 से 1.6 के बीच में होता है। द रेशियो ऑफ अ टोटल क्रॉप्ड लैंड, ये क्रॉप्ड लैंड है, डिवाइड बाय द नेट कल्टीवेटेड लैंड, कितना हो जाएगा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, दैट इज दिस। द water use efficiency is defined as the crop yield divided by the water use, it is the crop yield divided by the irrigation water utilized. Command area can be described as encompassing all network of the small and the big natural canals, the total area with the runoff passes from a single outlet, नहीं, कमांड एरिया में क्या रहेगा, सबको रहेगा, कैनाल, फील्ड इरिगेशन, ये सब, तो नन ऑफ द अबव, राइट आंसर। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड एंड द वाटर डाइवर्टेड, तो आपको पता है डाइवर्ट फील्ड टू द डाइवर्टेड आपका क्या रहता है, कन्वेंस एफिशिएंसी रहती है। ये आपका सोर्स है, डाइवर्टेड हुआ, ये फील्ड में पहुंचा, इनके बीच में कन्वेंस एफिशिएंसी है ए। द कन्वेंस एफिशिएंसी ऑफ दिस, अब देखो ये आपका सोर्स था, ये आपका फील्ड है, यहाँ पे WF पहुंच रहा है, यहाँ WD डाइवर्ट हो रहा है। ये कन्वेंस एफिशिएंसी डिपेंड करता है कन्वेंस लॉस पे, डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ
कैनाल कितनी है, यहाँ पे सोइल टाइप कितनी है, परमेबिलिटी कितनी है, ये कन्वेयंस लॉ से डिपेंड करेंगे। तो कन्वेयंस एफिशिएंसी उसी डिपेंड करेगी। द वाटर एप्लीकेशन इन द स्प्रिंकलर इज द रेशियो। एप्लीकेशन आपका क्या होता है, वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन डिवाइडेड द वाटर अप्लाइड टू द फील्ड। द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन टू द वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड। बिल्कुल ठीक है। When a crop required this much water during this much, तो आपको पता है डेल्टा इज इक्वल टू होता है 8.64 BYD। डेल्टा गिवन है 120 डेज, सॉरी बी गिवन है, ये डेज में होता है, ये हेक्टेयर बाई क्यूमेक में होता है और ये मीटर में होता है। तो डेप्थ गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो आपको ये हो जाएगा, नहीं यहाँ से मत निकालो, इन्होंने गिवन है 120 दिन तक। 120 दिन तक कर रहे हो, एक दिन में 22 घंटे, 22 घंटों कन्वर्ट करके 36 सेकंड, ये आपको हो जाएगा टाइम। इसको डिस्चार्ज से मल्टीप्लाई करो, डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, इट इज क्यू 20 -3, ये आपको हो जाएगा एरिया इंटू डेप्थ। एरिया डेप्थ आपकी 0.54 मीटर और एरिया, अब यहाँ से एरिया निकाल दो, ठीक है। अगर आप यहाँ से एरिया निकालोगे तो आपका आएगा दिस 422400, इसको 10⁴ से करोगे, डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 42.24 हेक्टेयर। बी से राइट आंसर। द रिकमेंडेड सेफ लिमिट फॉर लैंड स्लो आ गया देखो, हैवी क्ले सोइल के लिए। क्ले सोइल के लिए आपका रहता है 0.05 से 0.2%, इसके लिए रहता है 0.2 से 0.4, और वो रहता है 0.25 से 0.6। ये लूमी सोइल था और ये सैंडी सोइल था। विच ऑफ द कैनाल सिस्टम इज प्रपोज मेंटेन बाय द फार्मर, वाटर कोर्स, ये तो बिल्कुल ठीक है ना। ये आपका गवर्नमेंट द्वारा मेंटेन नहीं होता, कौन मेंटेन करता है, फार्मर, बाकी सब गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। अब प्रिसाइज मेथड देखो आगे, प्रिसाइज मेथड मतलब कौन सा है आपका, प्रिज्मोइडल, और एक्यूरेट मेथड कौन सा है, 4 पॉइंट। ये एक्यूरेट है और ये प्रिसाइज है, ये मैंने बताया भी था। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग अ 20 स्टेक पॉइंट। नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, 20, जैसे पॉइंट है आपके, नंबर ऑफ पॉइंट कितने हैं, 20, एंड सम ऑफ द एलिवेशन, सम ऑफ द एलिवेशन कितना है आपका, 198.8। तो हाइट ऑफ सेंट्रोइड कितना हो जाएगा, सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ द पॉइंट। एवरेज ऐसे तो निकालते हो 198.90 डिवाइडेड 20, तो आपको हो जाएगा 9, दैट इज दिस, सोल्व करोगे तो 19.9 आ जाएगा, ठीक है ना, 99.9, तो ये 9 ही है, 99.9, ए इज राइट आंसर। इन द केस ऑफ द लैंड ग्रेडिंग विद द मॉडर्न अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, द कट फील्ड रेशियो, हमेशा कट फील्ड रेशियो 1 greater than 1 रहेगा, कुछ भी हो जाए। The wheat required this much water, this much days, with the case of average outlet factor, delta is equal to 8.64 BYD। डेल्टा गिवन है 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर, इज इक्वल टू 8.64। बी कितना है, बेस पीरियड डेज में 120 डेज, यानी ड्यूटी निकालनी है, तो ड्यूटी आपकी आ जाएगी 17028 हेक्टेयर बाई क्यूमेक में। द बेसिक मेथड ऑफ लैंड लेवलिंग, लैंड लेवलिंग के 4 मेथड आप कहते हैं, प्लेन मेथड, प्लेन इंस्पेक्शन, प्रोफाइल और कंटूर एडजस्टमेंट, तो चारों के चारों बिल्कुल ठीक है। और आजकल एक और यूज हो रहा है लैंड लेवलर। द फॉलोइंग एफिशिएंसी इन द बिटवीन द वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ड्यूरिंग इरिगेशन एंड द वाटर नीडेड टू, ये आपका आगे वाटर स्टोर टू द वाटर नीड, ये आपका रहेगा वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, ईएस। ये तब यूजफुल होती है आपके वाटर कम है और टाइम ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ लैंड लेवलिंग, ये भी लैंड लेवलिंग है, ये भी है, ये भी है। कट एंड फिल मेथड लैंड लेवलिंग नहीं है, अर्थवर्क वॉल्यूम निकालने का है। इसके भी 4 आपके होते हैं, 4 पॉइंट, प्रिज्मोइडल, एंड एरिया, और आजकल लीस्ट स्क्वायर चल रहा है सिविल में। अ कैनाल अलाइंड एट द राइट एंगल टू द कंटूर, ये कंटूर, ये अगर इसके 90 डिग्री हो गया है तो ये साइड स्लोप कैनाल होती है, सी। द क्राइटेरिया फॉर द जजिंग, मैंने बताया था आउटलेट की परफॉर्मेंस जो है मॉड्यूल पर आप यूनिफॉर्मिटी बेसिस पर जज नहीं कर सकते, तो ये भी आएगा, ये भी, ये भी, ये भी। तो फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, सेंसिटिविटी और सेटिंग सब पे जज कर सकते हो आउटलेट की परफॉर्मेंस, बट इट कैन नॉट बी जज ऑन द यूनिफॉर्मिटी बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन रिक्वायर्स अ मूविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ द अर्थ, आपको बताया यहाँ पे आपकी होती है रफ लेवलिंग। देखो लैंड ग्रेडिंग ना 3 से मिलकर, लैंड ग्रेडिंग का मतलब क्या, आपको लैंड को स्मूथ करना है, पहले आप रफ लेवलिंग करोगे, इसमें इंप्योरिटीज जो है लाइक गलीस हो गई या फिर जो बड़े बड़े डिप्रेशन है उनको दूर करोगे। फिर आपकी आती है लैंड लेवलिंग, इसमें जो बड़े बड़े ढेले हैं मिट्टी के उनको एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाकर लॉन्ग डिस्टेंस तक, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ द अर्थ विल बी मूव फ्रॉम द वन डिस्टेंस टू अंदर इन द लैंड लेवलिंग। फिर थर्ड आपकी आती है लैंड स्मूथनिंग, इसमें आप लैंड को स्मूथन करते हो, फ्लैट बनाते हो। तो इसमें पूछा कि किसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ चलती है, इसमें भी नहीं, लैंड लेवलिंग इसमें भी नहीं, इसमें भी, ओनली 2। रिकमेंडेड ये तो आप आ गया फिर से, क्ले के लिए 0.05 से 0.2 रहता है। That are the useful devices for making the labeling at the village में, आपको बंड को बनाने के लिए एक आपका होता है विलेज एड्रेस साइन, यहाँ पे आप यूज करते हो बंड फॉर्मर, ये आपका होता है एनिमल ड्रोन बंड फॉर्मर। ट्रैक्टर के लिए आप करते हो आपका डिस्क रीजर, ये आप करते हो आपकी मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक है।
most efficient bund making technique is a disc rigger, but in the village at a time you will use a bund former. The ratio of the water stored in the root zone to water delivered to the field is water application efficiency. An outlet which maintain a constant discharge is respect to the fluctuation. देखो ये आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, यहाँ पे Q1 H1 हेड है, ये आउटलेट है, यहाँ पे फिर आपका ये आपका आएगा वाटर कोर्स में, ये आपका वाटर कोर्स है, यहाँ पे Q2 H2 हेड है. ये Q2 जो हेड है वाटर कोर्स में, इट डिपेंड्स, अगर ये दोनों पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना इस पे डिपेंड कर रहा ना इस पे, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ H1, इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ H2, तो ये आपका होता है रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट. रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट ये दो टाइप का आपका होता है. इसके एग्जांपल होते हैं गिब्स, हर्शल गिब्स अकेला चलो रहे, और दूसरा आपका होता है खन्ना. तो रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट जो दोनों पे इंडिपेंडेंट चलता है. द सब इरिगेशन इज यूजफुल एंड द कैपिलरी मूवमेंट इन द रूट जोन इज रैपिड. इन द सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर क्या हो जाएगा, देखो आपका पहला है मॉड्यूलर आउटलेट. मॉड्यूलर को हम रिजिड बोलते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा. Q2 इज नॉट अ फंक्शन ऑफ H1, नॉट अ फंक्शन ऑफ H2. दो एग्जांपल हैं गिब्स और खन्ना. फिर आपका है नॉन मॉड्यूलर. नॉन मॉड्यूलर क्या है, Q2 इज अ फंक्शन ऑफ H1 ओनली, ये माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी हेड का फंक्शन है. और फिर आपका है ये है सेमी मॉड्यूलर. सेमी मॉड्यूलर फिर आपका है नॉन मॉड्यूलर, वो डिपेंड करता है Q2 इज अ फंक्शन ऑफ H1 माइनस H2, दोनों के डिफरेंस पर. इन्होंने बोला सेमी मॉड्यूलर, इट द डिस्चार्ज इन द वाटर कोर्स, ये आपकी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये वाटर कोर्स है, तो इट डिपेंड्स अपॉन द हेड इन द माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, डिपेंड्स अपॉन द वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी सी. डिस्चार्ज हुआ इंडिपेंडेंट दोनों में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा रिजिड वाला. दो एग्जांपल आपके होते हैं गिब्स एंड खन्ना. तो गिब्स मॉड्यूलर आउटलेट इज दिस. कैनेडिक इसका एग्जांपल है सेमी मॉड्यूलर का, इसको वेंचुरी बोलते हैं. ठीक है, इसमें इतना ही है. थैंक यू वेरी मच.